हाँ जी, तो ये हमारा लेक्चर 3 है। हाँ जी, पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले 2 लेक्चर्स में हमने सिर्फ ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी है, ऑडिट के एडवांटेजेस पढ़े हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझी हैं, स्टेक होल्डर्स के नाम हमको पता चले हैं, और 3-4 जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थे उनके नाम, बस उनकी फीलिंग समझी है कि भाई इनमें क्या कवर होगा। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, क्या याद करना है, कैसे पढ़ना है, वो आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग एक एक जब उठाएंगे उनको एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है। और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ रिवीजन लायक तो है। बाकी फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ ऑडिट क्या है। ऑडिट की डेफिनेशन: इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है। इंडिपेंडेंस के 2 टाइप्स: इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। ओपिनियन 2 तरह के ओपिनियन: अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड के फर्दर 3 टाइप्स: क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। स्टेक होल्डर्स के टाइप्स थे, स्टेक होल्डर्स की क्या क्या एडवांटेज, स्टेक होल्डर से रिलेट करके हमने ऑडिट के एडवांटेजेस पढ़ी थी। ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई आप पूरा सेल्स के अगर 1 लाख इन्वॉइसेस है तो आप एक के 1 लाख इन्वॉइसेस को चेक नहीं कर सकते, तो आप कुछ सैंपल लोगे। ठीक है। उन सैंपल के बेसिस पर फिर आप चेक करोगे कि भाई कौन कौन से चेक करने हैं। ठीक है। उन सैंपल के बेसिस पर आप ये लोग ये डिसाइड करोगे क्या क्या चेक करना है इसके अंदर। ठीक है। उन सैंपल्स को आप डॉक्यूमेंट करके रखोगे। डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वो डॉक्यूमेंटेशन करके उसके बाद फिर हो सकता है कि आपको जो डेटा मिले, एम एस एक्सेल में जो डेटा मिले अगर आपको, वो डेटा इतना ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा हो कि वो आपका जो सिस्टम है, आपका जो एम एस एक्सेल है, वो संभाल ही ना पाए। उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए हो। वो एक्सपर्ट क्या होता है? ऑडिटर्स एक्सपर्ट। लॉयर का भी एग्जांपल लिया था हमने कि भाई कोई केस चल रहा है, नेस्ले का मैगी वाला केस चल रहा है, तो आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको नहीं समझ आएगा कि भाई उसमें कितनी लाइबिलिटी बन सकती है, वो तो एक लॉयर ही बता पाएगा। अब वो लॉयर हो सकता है जो मैनेजमेंट के लिए, जो कंपनी के लिए जो केस लड़ रहा हो कोर्ट के अंदर, आप उससे जाके पूछ लो। वो कौन है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। आप हो सकता है आप अपना कोई लॉयर लेकर आओ अपनी जान पहचान का, और वो इवेलुएट करके आपको बताए जी कितनी लाइबिलिटी है, तो वो कौन है? ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ठीक है। एक्सपर्ट का मीनिंग मैंने 2-3 बार बोल दिया था, एक बार फिर बोल देता हूँ, डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे कि एक्सपर्ट का मतलब ये वो बंदा है जिसको अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, जीएसटी की, टैक्सेशन की, कॉस्टिंग की, इनकी नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी नॉलेज तो आपको ही है। इन सब चीज़ों के एक्सपर्ट तो आप ही हो। तो आपको जो ज़रूरत पड़ रही है, आपको किसी और फील्ड के एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई। देखो, अब आप बिजनेस की ऑडिट करने जा रहे हो, बिजनेसेस तो लाखों तरह के बिजनेसेस हैं। अगर आप ऑयल पेट्रोलियम का बिजनेस है किसी का, ओएनजीसी की ऑडिट ऑडिट करने जा रहे हो, तो आपको फाइनेंशियल्स की नॉलेज तो है, नो डाउट। लेकिन क्या आप ये पता कर पाओगे कि लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है? अब उनका क्लोजिंग स्टॉक क्या है? तेल, गैस, क्या आप उसको कैलकुलेट करना आपकी एक्सपर्टीज है? मान लो आप किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट की ऑडिट करने जा रहे हो, उनका उनका जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो वो इतना जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो है। क्या आपको वो चेक करना आता है? आप कर पाओगे उसकी ऑडिट? आप ये पता कर पाओगे जी कितना स्टॉक है, कैसे मेजर करूं मैं इसको और उसको बैलेंस शीट में मैं कैसे लिखूं? नहीं ना। तो उस उन इन सब चीज़ों के लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अकाउंटिंग और टैक्सेशन, मतलब सीए के बैकग्राउंड वाला एक्सपर्ट नहीं होगा, वो किसी और बैकग्राउंड वाला एक्सपर्ट होगा। लॉयर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई मेडिकल प्रोफेशन का एक्सपर्ट हो सकता है। मतलब मान लो कि आप किसी हॉस्पिटल की ऑडिट करने गए, ठीक है, आप किसी लैब की ऑडिट कर रहे हो। ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें, मतलब इस टाइप के जो लोग हैं जो आपके बैकग्राउंड के नहीं हैं, सीए बैकग्राउंड के नहीं हैं, उन सबको हम एक्सपर्ट बोलते हैं। और अगर ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है तो उसको ऑडिटर्स एक्सपर्ट बोल देते हैं। अगर मैनेजमेंट अपॉइंट कर रही है तो उसे मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट बोल देते हैं। मैनेजमेंट किसकी? कंपनी की मैनेजमेंट, जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो। तो मतलब हम जो रिलायंस का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो रिलायंस की मैनेजमेंट अपॉइंट करेगी उसे। अभी मैनेजमेंट का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो भी करेंगे, बट मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से आप लोग फीलिंग समझ पा रहे हो कि मैनेजमेंट की क्या फीलिंग होती है। कि कौन कौन लोग कवर होंगे? जो बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग वाले लोग होते हैं ना, वही कवर होते हैं मैनेजमेंट में। ठीक है। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी कल हमने 4, मतलब कुछ नंबर ऑफ एसेज के मैंने आपको नंबर बताए थे और मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। और उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने अपनी सीए इंटर की पढ़ाई शुरू की, ठीक है, आपके मान लो ग्रुप 1 के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको किसी एक सब्जेक्ट में, मान लो कॉस्टिंग में प्रॉब्लम है,
ठीक है। आपने अकाउंट्स करी, आपको अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ आई, आप बहुत अच्छे से कवर कर पा रहे हो। आपने लॉ किया, आपको बहुत अच्छे से समझ आया, ठीक है, आप बहुत अच्छे से कवर कर पा रहे हो, लेकिन आपको ना कॉस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। आपने बहुत कोशिश की लेक्चर्स में समझने की, आपने लेक्चर्स लगाए, अच्छे टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, लेकिन बहुत बार होता है ना यार, कोई कोई सब्जेक्ट नहीं फंसता, कोई कोई सब्जेक्ट नहीं पल्ले पड़ता, किसी किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम रह ही जाती है कहीं ना कहीं। 11th 12th का एग्जाम्पल ले लो, तो 11th 12th में हो सकता है किसी बच्चे को अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो, किसी को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो, किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम हो, है ना। अब दो तरीके से हम उस प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। पहला तरीका तो ये होता है भाई सब्जेक्ट को छोड़, है ना। और फिर लेकिन वो सॉल्यूशन तो नहीं है ना। अगर आप मान लो आपको कॉस्टिंग नहीं आती, तो आप कॉस्टिंग को छोड़ तो नहीं सकते, फिर आप कॉस्टिंग में फेल हो जाओगे और अटेम्प्ट दोबारा लग जाएगा। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक्स्ट्रा टाइम कॉस्टिंग को देते हो। चारों सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं, चारों सब्जेक्ट में पास होना है, और आप पढ़ाई भी चारों की ही करोगे, लेकिन कॉस्टिंग को आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दोगे, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करोगे। मतलब अगर अकाउंट्स के क्वेश्चन मान लो आपने एक बार सॉल्व करे, तो कॉस्टिंग के आप 2 बार सॉल्व करोगे। हो सकता है कि अकाउंट्स का आप कोई एक का दुक्का चैप्टर आप छोड़ भी दो लास्ट में कि नहीं यार ये तो इजी है, मैं कर लूंगा, संभाल लूंगा, पेपर में क्वेश्चन आ गया तो। लेकिन कॉस्टिंग में हो सकता है कि आप कुछ भी मत छोड़ के जाओ, उसको बहुत डिटेल में पढ़ो, है ना। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है हमारी कि जिस चीज़ में हम वीक होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उस पर ज़्यादा फोकस करें, है ना। और जो मैंने अभी पहली क्लास में जब आपको ओपिनियन के टाइप्स बताए थे, तो मैंने उसमें जो वो टेबल बनाई थी जिसमें केस 2 में एक सोशल साइंसेज में बच्चे के 45 मार्क्स थे। तो आप खुद अगर मान लो टीचर हो, आप खुद भी यही कहोगे ना कि सोशल साइंसेज में आप फोकस करो, उसमें ज़्यादा एफर्ट दो। मैथ्स आपका अच्छा है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, हिंदी आपकी अच्छी है, आपके साइंस अच्छा है, लेकिन सोशल स्टडीज़ में ना आप थोड़ा सा एफर्ट और ज़्यादा करो। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई हम कमज़ोर हैं उस सब्जेक्ट में। क्योंकि उस सब्जेक्ट में, ध्यान से सुनना, वर्ड क्या यूज़ करना, बहुत इजी सा वर्ड है, बट इसमें लैंग्वेज में यूज़ होगा, आपको याद रखना है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होने का रिस्क ज़्यादा है ना। या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम मार्क्स आने का जो रिस्क है वो ज़्यादा है। सोशल साइंसेज में रिस्क ज़्यादा है, आपके कॉस्टिंग में रिस्क ज़्यादा है। किस चीज़ का रिस्क ज़्यादा है? कि आप फेल हो जाओगे। जायज़ सी बात है, ऐसा होता ही है ना। अब आप मान लो किसी कंपनी की ऑडिट करने गए, आप वहाँ जाके बैठे, आपने उनसे वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगे उनके, उन्होंने आपको P&L बैलेंस शीट जो बनाया हुआ था वो आपको दे दिया। अब आपको उस हर एक आइटम को चेक करना है, लेकिन आपने क्या किया, आपने सोचा कि रुको एक सेकेंड, वेट करो, एक बार इसको रखता हूँ मैं, और मैं ना एक बार ये जो बंदा सेल जो कर रहा है ना, देखो बड़ी बड़ी कंपनीज में खास करके क्योंकि हम बड़ी कंपनीज का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक बार किसी बड़ी कंपनी की बात ही करते हैं। रिलायंस में जैसे इनके ना सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होता है। उस डिपार्टमेंट का काम सिर्फ सेल करना ही होता है, उस डिपार्टमेंट का बंदा जाके माल नहीं खरीद के लाता, ठीक है। एक डिपार्टमेंट होता है परचेज का, उस डिपार्टमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ परचेज करना ही होता है। एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसका काम सिर्फ एम्प्लॉयज़ के जो जितने भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उन बेनिफिट्स को कैलकुलेट करना या उनकी अटेंडेंस को कैलकुलेट करना, ये सब काम होते हैं उनके। कोई एक बंदा होता है जो स्टॉक मैनेजर होता है, जिसका काम सिर्फ स्टॉक को मैनेज करना होता है। कोई बंदा होता है जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, जिसका काम सिर्फ प्रोडक्शन करना होता है, डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। वेयर हाउसेज एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है। अभी देखो, अभी हो सकता है आपको भारी भारी वर्ड लगे लॉजिस्टिक्स या प्रोडक्शन परचेज, वैसे तो इजी है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनको अभी याद मत करो, बस समझ लो, समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है जिसका काम क्या होता है, माल को स्टोर करके रखना वेयर हाउस के अंदर, ठीक है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना। भाई रॉ मटेरियल आया, आपने वेयर हाउस में रख लिया, उस वेयर हाउस को कौन कंट्रोल कर रहा है? लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। वो वेयर हाउस से फिर आपने फैक्ट्री में माल भेजना है, तो किसी ट्रक में भर के जाएगा माल, तो वो ट्रक को कौन कंट्रोल कर रहा है? लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। फिर वहां पर प्रोडक्शन होके वो माल बना हुआ जो फाइन फिनिश गुड्स है उसको उठा के कंपनी के रिटेल स्टोर्स में भेजना, वो किसका काम है? ट्रक से जाएंगे, वो किसका काम है? लॉजिस्टिक्स का काम। तो ऐसे करके हर कंपनी के अंदर, खास करके जो एक डिसेंट लेवल की कंपनीज हैं, उनके अंदर कई हर काम के लिए ना अलग डिपार्टमेंट होता है। मतलब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपको सेल्स दिख रही है, ये लो,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ये सेल्स दिख रही है कितनी थी, 4 लाख करोड़ थी ना। हाँ, ये 4 लाख करोड़ की जो सेल्स दिख रही है, इसको सेल करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट ने एफर्ट्स करे होंगे, है ना। इधर परचेज दिख रही है, मान लो कितनी, 2 लाख करोड़, इसको करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट ने कुछ एफर्ट्स करे होंगे, है ना। इतनी चीज समझ आई। मतलब कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर मान लो 15 आइटम आ रहे हैं, तो उन 15 के 15 आइटम्स के लिए हो सकता है 15 अलग अलग लोग या 15 अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो। सेल्स की फिगर सेल डिपार्टमेंट दे रहा हो, परचेज की फिगर परचेज डिपार्टमेंट दे रहा हो, है ना। सेल्स का ऑर्डर जो आएगा, मान लो ये रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस के पास कोई कस्टमर आता है, कस्टमर को कुछ सामान खरीदना है इनसे, ठीक है, वो ऑर्डर देगा, तो वो ऑर्डर सेल्स डिपार्टमेंट को देगा। मतलब कि सेल्स डिपार्टमेंट उस ऑर्डर को रिसीव करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपने परचेज डिपार्टमेंट से या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछेगा। एक बार मैं यहाँ बना देता हूँ, चलो ये लो, कस्टमर, ये मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ बस अभी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। कस्टमर आया सेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर लेकर, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन वाले से पूछेगा कि भाई माल बना हुआ पड़ा है, अगर पड़ा हुआ है तो सेल्स डिपार्टमेंट इसको सेल कर देगा, है ना। मतलब कि और जैसे ये सेल कर देगा, अब ये सेल्स डिपार्टमेंट वाला जो बंदा है यही इंश्योर करेगा कि भाई सेल हुई है, यही इंश्योर करेगा कि ये माल कस्टमर के यहाँ तक पहुँच गया, और यही बंदा इंश्योर करेगा कि इसकी एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। ये क्या करेगा, जब ये उसको बिल बनाएगा, आजकल तो देखो बिल सारा ऑटोमेटेड बनता है ना, कंप्यूटर से बिल बनता है, तो सिस्टम में जब ये बिल बनाएगा तो वो बिल की एंट्री अपने आप अकाउंट्स में हो जाएगी, है ना। अकाउंट्स में अपने आप उस बिल की एंट्री हो जाएगी, अपने आप वो एंट्री क्या हो जाएगी कि भाई कस्टमर का नाम था मान लो एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री अपने आप अकाउंट्स में हो जाएगी। बट एबीसी लिमिटेड को सेल्स हुई है, ये तो ये सेल्स डिपार्टमेंट वाला ही बताएगा ना, अकाउंट्स वाले को थोड़ी ना पता चलेगा, क्योंकि इस कस्टमर तो इसके पास आया, एबीसी लिमिटेड तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले बंदे के पास आई है। समझ रहे हो, मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंट्स बन रहे हैं ना फाइनल, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंटेंट बना रहा है। वो एक छोटे लेवल पे हम लोग देखते हैं कि भाई सेल के बिल लेकर वही चढ़ा रहा होता है, या परचेज के बिल लेकर वही चढ़ा रहा होता है अकाउंट्स के अंदर। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में आप ये देखो कि सेल्स का अलग एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से ही डीलिंग हो रही है कस्टमर की। इस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है अकाउंट्स बनवाने में। इसको नॉलेज ही नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट वाले को ये नहीं पता कि भाई इंडेक्स कैसे लगने हैं, इसको ये नहीं पता कि भाई मेरे को बैलेंस शीट कैसे बनानी है, इसको ये नहीं पता कि ऑडिट कैसे करवानी है। इसका काम ये अपना सेल्स का ही काम करेगा, बट इसके द्वारा निकाली गई इंफॉर्मेशन, और इसके द्वारा कौन सी इंफॉर्मेशन कि भाई किस पार्टी को किस दिन कितनी सेल करी, किस दाम में सेल करी, ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट को या फाइनेंस डिपार्टमेंट को तो इस सेल्स डिपार्टमेंट वाले बंदे से ही मिलेगी ना, है ना। या फिर परचेज की, किसने परचेज करी, कितने में परचेज करी, ये सारी इंफॉर्मेशन परचेज डिपार्टमेंट से ही तो अकाउंट्स वाले को मिलेगी ना। समझ रहे हो बात को। तो मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स एसोसिएटेड हैं, अलग अलग लोग एसोसिएटेड हैं, है ना। तो आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि यार आज तो पहला ही दिन है, तो काम क्या करूंगा, आज तो मैं देख के आता हूँ काम ये लोग कैसे करते हैं। अब रिलायंस के ऑफिस गया, नई नई क्यूरियोसिटी तो होती है, नया नया जब बंदा कोई नई चीज़ के लिए जाता है, तो आपने कहा बड़ा बढ़िया सा ऑफिस बना रखा है, चलो मैं ऐसे जाके घूम के आता हूँ, आज देख के आता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट में कैसे काम हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे काम हो रहा है, परचेज डिपार्टमेंट में कैसे काम हो रहा है। अच्छा जी, आप गए तो असल में असल अच्छा ना, आपकी ना बहुत इज्जत बहुत होती है, जो स्टैट ऑडिटर होते हैं ना, स्टैट ऑडिट का मतलब मैंने बताया नहीं है, बट एक बार मान लो कि बहुत बहुत इज्जत होती है, ठीक है। तो सब आपको ऑडिटर साहब चाय पियोगे, ये खाओगे, वो खाओगे, ऐसे पूछते रहते हैं, ठीक है। आप गए सेल्स डिपार्टमेंट के हेड के पास जाके बैठ गए आप उन्होंने आपसे पूछा, हाँ जी कौन आप, आपने बताया जी मैं ऑडिटर हूँ, तो हाथ जोड़ के खड़े, आओ जी आप मेरी कुर्सी बैठो। आप बैठ गए, तो बोले कि हाँ जी क्या खाओगे क्या पियोगे, ये सारी बात हुई।
तो आपने बोला सर आप एक बार मेरे को समझाओ ना काम कैसे होता है आपके यहाँ, सेल्स डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। मैंने सोचा वैसे ही मतलब पता तो करूँ, मेरे को नॉलेज तो हो भाई, मैं ऑडिट कर रहा हूँ, कल को कोई बार वाला पूछ ले जी रिलायंस की ऑडिट कर रहा है, रिलायंस में सेल्स कैसे होती है। तो मैंने सोचा चल समझ लेता हूँ मैं भी जाके। उन्होंने कहा हाँ जी बता देते हैं। आपने कहा बताइए। उन्होंने कहा, सेल्स डिपार्टमेंट के उस बंदे ने, उस हेड ने कहा, जो सुबह से लेकर शाम तक वही काम कर रहा है, उसने आपको ये बताया कि सर देखो ऐसा होता है कि हमारे ना अलग अलग रिटेल स्टोर्स हैं। आप एज अ स्टूडेंट एग्जाम्पल लो कि आप किसी मॉल में कपड़े खरीदने जा रहे हो, ठीक है। इसने वही बताया कि भाई कस्टमर हमारे पास आता है, मॉल में हमारे रिटेल ऑफिसेज हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, वहाँ पर कस्टमर हमारे पास आता है, सारे प्रोडक्ट की हमारी जो है वो टैगिंग हुई हुई है बारकोड से, और जितने भी प्राइसेस हैं वो सिस्टम में ऑलरेडी पंच हमने करे हुए हैं, सिस्टम में डाले हुए हैं कि भाई ये ए प्रोडक्ट है तो इसका प्राइस 500 रुपये है, ये बी प्रोडक्ट है तो इसका प्राइस 1000 रुपये है, ऐसे करके हमने पूरा डाला हुआ है। अच्छा जी ठीक है। तो कस्टमर जब आता है वहाँ पर काउंटर पे, जब कस्टमर आता है तो हमारे बार कोड स्कैनिंग होती है। बार कोड स्कैनिंग से क्या होता है कि वो सेल अपने आप सिस्टम में चढ़ जाती है, सेल अपने आप सिस्टम में चढ़ जाती है, और वो सिस्टम जो हमारा, जो वहाँ रिटेल स्टोर पे काउंटर पे जो कंप्यूटर लगा हुआ है ना, जो वो बिलिंग कर रहा है, वो सिस्टम हमारे यहाँ हेड ऑफिस में मेरे सिस्टम से, जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है वो कह रहा है कि मेरे सिस्टम से, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट है, उनके सिस्टम से कनेक्टेड है। मतलब कि जैसे ही वहाँ पर वो बारकोड स्कैन होता है, बिल की पेमेंट हो जाती है, वो बंदा, काउंटर वाला बंदा एंटर कर देता है ना, वैसे ही हमारे अकाउंट्स के अंदर सेल चढ़ जाती है। हम लोग मैनुअली कुछ करते ही नहीं, हम लोग मैनुअली कुछ करते ही नहीं, सिर्फ एक चीज़ मैनुअल होती है, वो आपको बोलेगा नहीं ये बात आप खुद सोचो कि जब सिस्टम में इन्होंने दाम चढ़ाए होंगे, सिस्टम में जब इन्होंने लिखा होगा जी ए प्रोडक्ट का दाम 500 है, बी प्रोडक्ट का दाम 1000 है, तो वहाँ गलती होने का थोड़ा सा रिस्क है। बट अदरवाइज सेल्स की बुक होने में तो रिस्क बहुत ही कम है, क्योंकि प्रोसेस ऐसी है कि सीधा कस्टमर ने जैसे ही सेल करी, सीधा अपने आप बुक्स में चढ़ गई, बात ही खत्म। रिटर्न के लिए कस्टमर आया तो रिटर्न की एंट्री करी तो वो रिटर्न चढ़ गई, अपने आप सिस्टम ने माइनस कर लिया। सिस्टम आजकल तो बड़े सोफिस्टिकेटेड है, सिस्टम सारे काम कर लेते हैं, सिस्टम ने अपने आप कर दिया। बाप तो बड़े खुश हो गए जी, वाह जी बड़ा बढ़िया सिस्टम है सेल्स का, तो इनका सेल्स में तो गलती होने का चांस बहुत ही कम है ना, क्योंकि पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड है। अच्छा, अब वहां से निकले आप परचेज डिपार्टमेंट के पास गए। आप जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट के पास गए तो देखा आपने कि उनकी उस डिपार्टमेंट हेड के ऑफिस में तो कागज ही कागज पड़े हैं, भरा हुआ है कमरा उसका, मतलब बंदा ही नहीं दिख रहा कहाँ बैठा हुआ है, कागज ही कागज भरे हुए पड़े हैं। आपने किसी तरह तो कागज कूगज इधर उधर करके तो बंदा ढूंढा कि भाई है कहाँ पे, उसके पास आप बैठे, वो बेचारा कागजों में ही घुसा हुआ है, उसके पास टाइम ही नहीं है बेचारे के पास, इतने सारे कागज हैं, लगा हुआ। आपने उससे पूछा सर आप परचेज कैसे करते हो, थोड़ा समझा दो सर, 5 मिनट लगेंगे। मैंने सोचा कि पहला दिन है मेरा, मैं थोड़ा जान लूँ बिजनेस कैसे होता है आपका। तो उसने आपको क्या बताया कि सर ऐसा होता है, हमारी तो जी पूरी प्रोसेस मैनुअल है। मतलब कि हमको जिससे माल खरीदना होता है ना, हम उसके ऑफिस जाते हैं, एक कागज़ पे लिखते हैं कि क्या क्या माल खरीदना है, हाथ से लिखते हैं, ठीक है। उसके पास जाते हैं, ठीक है, वो बंदा हमको सामान देता है, ठीक है, हम काउंट करते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है, हम यहाँ पर लेकर आते हैं, और ये सारा काम कागज़ों पे हो रहा है, हम यहाँ पर लेकर आते हैं, और यहाँ पर आके फिर हम लोग उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, और वो भी कागज़ों में होती है कि किसकी ठीक है किसकी ठीक नहीं है, ठीक है। मतलब कि देखो ऐसा हो सकता है क्योंकि मैनुअली सारा काम हो रहा है, तो जितना माल आपको चाहिए था, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये बोलता है कि जी हमको तो 1 लाख यूनिट चाहिए, हो सकता है कि वो एंट्री करते टाइम जब वो कागज़ में लिखे कि भाई कितनी चाहिए, तो वो 10,000 यूनिट ही लिखते, है ना। या फिर उसने तो 1 लाख लिखी लेकिन लिखने में कुछ गलती हो गई, जिससे आपने माल खरीदने गए उसने मान लो 10,000 यूनिट भेज दी। अब उसने 10,000 यूनिट भेजी, आप काउंट करोगे, क्वालिटी चेक करोगे, फिर अरे यार 1 लाख मंगाई थी, वापस जा। फिर वापस जाएगा बंदा, फिर उससे लड़ाई करेगा कि भाई 1 लाख लिखा हुआ इसमें, तूने 10,000 ही भेजी हैं। तो मतलब कि प्रॉब्लमेटिक बहुत ज़्यादा है ये जो प्रोसेस है, इसमें गलतियां होने के चांसेस कंपैरेटिवली सेल्स के मुकाबले ज़्यादा है। समझे बात को। तो जैसे कि आपके एग्जाम के केस में हुआ कि सोशल साइंसेज में रिस्क ज़्यादा था गलती होने का, रिस्क ज़्यादा था फेल होने का, वैसे ही इस एग्जाम्पल में परचेज के केस में रिस्क ज़्यादा है गलतियां होने का।
रिस्क बहुत ज़्यादा है कि भाई 1 लाख मंगवाई थी 10,000 ही आई, ठीक है। और फिर चलो वो तो, ये तो चलो प्रोसेस की बात हो गई। 10,000 फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास वो लिखा हुआ ही पर्चा आएगा, है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट उस लिखे हुए पर्चे में से ही अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। वहाँ पर अगर 1 लाख की जगह उसने 10,000 की एंट्री कर दी तो हो सकता है आपकी परचेज कम दिख जाए, या उसने 10,000 की जगह 1 लाख की एंट्री कर दी तो हो सकता है आपकी परचेज बढ़ा चढ़ा के लिखी गई हो। समझ रहे हो, मैं एक बार लिख देता हूँ थोड़ा सा कि परचेज डिपार्टमेंट है, इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई हमको, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए हमको ये रॉ मटेरियल चाहिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। ये बंदा अपना जो भी वेंडर था जिससे लोग परचेज करते हैं, वेंडर बोलते हैं, ठीक है, उस वेंडर के पास गया एक कागज़ लेकर। देखो अब ओरली तो नहीं बोलेगा ना यार, हम लोग जाके ओरली ले आते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनीज में ओरली काम नहीं होता है। तो ये बंदा गया, इसने बोला कि जी ऐसा करो, 1 लाख यूनिट देनी है। अब ये तो मैंने 1 लाख आपको दिख रहा है कि 1 लाख यूनिट है, पर काफ़ी बार लोग पता है कैसे लिख देते हैं, ये लो, है ना, लिख दिया जी। अब इसको क्या समझ आया होगा, इसको अंदाजा से इसने कुछ भी मान लो 10,000 इसको समझ आया, 10,000 यूनिट भेज दी, ये लो जी। इसने परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भेजी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इससे लड़ाई हो गई कि भाई मैंने तो 1 लाख भेजी तेरे को, तूने 10,000 ही भिजवाई है। ये उसके पास गया जी, मैंने तो 1 लाख लिख के दी थी, आपने 10,000 ही भिजवाई है, ठीक है। ये तो हुई इनके ऑपरेशन की लड़ाई। फिर क्या हुआ, परचेज डिपार्टमेंट ने अकाउंट डिपार्टमेंट को भेजा कि भाई हमने, ये कोई पार्टी, इस वेंडर का नाम मान लो XYZ लिमिटेड है, कि XYZ लिमिटेड से हमने प्रोडक्ट ए की 1 लाख यूनिट खरीदी है, फिर वैसे ही लिख के भेज दिया। अब अकाउंट्स वाले को समझ आया 10,000 यूनिट, उसने 10,000 यूनिट चढ़ा दी। तो आपकी परचेज क्या होनी चाहिए थी, 1 लाख यूनिट होनी चाहिए थी, परचेज आपकी 10,000 रिकॉर्ड हुई है। समझ रहे हो, मान लो कि, मतलब मेरी बात समझ रहे हो आपकी, मैनुअली अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो हो सकता है उसमें गलती हो, उसमें गलती होने के रिस्क ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सेल्स। ये एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए किया, लेकिन मेरा मेन पर्पस आपको यही बताना था कि भाई ऐसा हो सकता है कि हर आइटम, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, हर आइटम के लिए अलग अलग प्रोसेस अपनाई जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक आइटम के रिलेटेड में जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी हो, जैसे सेल्स के केस में प्रोसेस बहुत अच्छी है, ऑटोमेटेड है, कहीं पर मैनुअल इंटरवेंशन है ही नहीं, और एक प्रोसेस ऐसी हो जहां पर बहुत ज़्यादा मैनुअली इंटरवेंशन हो और वहां पर बहुत ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा। तो जैसे आप अपने एग्जाम्स के केस में सोशल साइंसेस को ज़्यादा फोकस दे रहे हो, कॉस्टिंग को ज़्यादा फोकस दे रहे हो, उसी तरह आपको भी जो प्रोसेस में रिस्क ज़्यादा है उस प्रोसेस के लिए सैंपलिंग ज़्यादा करनी चाहिए। जिस प्रोसेस में रिस्क कम है उसमें सैंपलिंग भी कम करनी चाहिए, है ना। रिस्क ज़्यादा तो सैंपलिंग बढ़ा दो, रिस्क कम है तो सैंपलिंग कम कर लो। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस बहुत अच्छी है तो हम उसको ऑडिट ही ना करें? क्या इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स तो मेरा बहुत अच्छा है तो मैं पढ़ता ही नहीं, सीधा पेपर ही दूंगा? ऐसा तो नहीं होता ना। अकाउंट्स अगर अच्छा है भी, आप चाहे चैंपियन हो अकाउंट्स के, पढ़ोगे तो फिर भी सही ना, क्वेश्चंस की कुछ कुछ तो प्रैक्टिस करोगे ही, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दोगे। तो मतलब कि चेक तो हमको वो भी करना है जो बहुत अच्छा है, जहां पर हमको देख के लग रहा है जी यहाँ तो गलती हो नहीं सकती, चेक तो उसको भी करना है, बट चेक उसको भी करना, लेकिन उसको ज़्यादा चेक करना है जहां पर गलती होने का रिस्क जो है, जो चांसेस जो है वो ज़्यादा है। समझ रहे हो, हमने पिछले क्लास में एग्जांपल लिया था कि सेल्स के हम 1,000 बिल चेक करेंगे, वो एक सैंपल है, वो तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ले लिया था। बट आप खुद सोचो कि अगर आप सेल्स के लिए 1,000 ले रहे हो, इस एग्जांपल में सेल्स के लिए अगर आप 1,000 सैंपल ले रहे हो, तो परचेज के लिए ऑब्वियसली आप ज़्यादा ही चेक करोगे ना। तो वैल्यू ज़्यादा चेक करोगे या नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा चेक करोगे? ठीक है जी। तो सिंपल सी बात एक बार कंक्लूड कर देते हैं कि भाई सबसे पहले जब आप जाओ ऑडिट करने जाओ तो सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके इन्वॉइसेस मांग के सैंपल निकाल के मत बैठ जाना। आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले, एक एक आइटम उठाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक एक आइटम, सेल्स का आइटम, परचेज का आइटम,
ह्यूमन रिसोर्सेज, ये अपना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का आइटम, एसेट्स का आइटम, स्टॉक, मान लो स्टॉक के लिए आप देखने गए वेयर हाउस में कैसे माल रखते हैं, वहाँ पता चला जी छज्जा ही नहीं है ऊपर, छत ही नहीं है, जब मर्जी बारिश आती है खराब हो जाता है माल, कोई सिस्टम ही नहीं है, ऐसे ही मतलब इधर उधर पड़ा हुआ है, आधा माल किसी दूसरे के वेयर हाउस में पड़ा है, किसी दूसरे का हमारे यहाँ पड़ा है। तो क्या ये चांसेस हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में गलती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या पता ऐसा हुआ हो कि जो दूसरे का माल पड़ा हुआ हो हमारे वेयर हाउस में वो गिन लिया हो इन्होंने, और ये हो सकता है कि हमारा माल जो दूसरे के वेयर हाउस में पड़ा है वो गिनना भूल गए। ऐसा हो सकता है कि जब पीछे कभी किसी दिन बारिश आई तो जो अंदर माल पड़ा हुआ था उनमें से आधा माल खराब हो गया, लेकिन इन्होंने तो पूरी उसकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया उसको। भाई इंड एस 2 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है कि आपको स्टॉक को कॉस्ट या फिर एनआरवी विच एवर इज लोअर पे कैलकुलेट करना है। अब अगर बारिश आ गई उस वेयर हाउस के अंदर और थोड़ा माल खराब हो गया तो ऑब्वियसली उसकी एनआरवी कम हो गई, एनआरवी कम हो गई तो कम एनआरवी पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो कॉस्ट पे कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई प्रोसेस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रखता कोई, बस एक दिन आते हैं जब माल चाहिए होता है तब उठा के ले जाते हैं, कोई उसकी केयर ही नहीं कर रहा है सामान की। तो आपको क्या लगेगा कि नहीं यार स्टॉक में रिस्क ज़्यादा है, इसको तो मैं पूरा चेक करूंगा, एक एक सामान निकाल के देखूंगा, अंदर घुसूंगा, चेक करूंगा कितना स्टॉक इन्होंने इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास 10 लाख का स्टॉक है, मैं जाके गिन के आऊंगा 10 लाख का स्टॉक है या नहीं, और उनकी उनकी हालत भी देख के आऊंगा। मतलब इन्होंने तो लिख दिया जी 1 यूनिट टीवी पड़ा है, मान लो एलईडी पड़ी है जी 1 यूनिट 50,000, 50,000 में खरीदा था इन्होंने, आगे 80,000 में बेचते हैं तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। आप जब वेयर हाउस गए तो पता चला कि भाई ये तो पूरी की पूरी भीग चुकी है, इसकी वैल्यू तो 5,000 नहीं निकलेगी। तो रिकॉर्ड किस चीज़ पे करना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक आता है या फिर P&L में जो क्लोजिंग स्टॉक आता है तो वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए? 5,000 पे। अगलों ने 50,000 पे किया हुआ है, क्योंकि इनके यहाँ पर ये लोग चेक ही नहीं करते कौन सा माल ठीक है कौन सा माल खराब है, ये तो बस आया हुआ है तो नया नया आता रहता है, वो निकलता रहता है, जो पुराना पड़ा पड़ा खराब होता रहे। तो मेरा ओवरऑल बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है, और उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग काम की वजह से ही आपका P&L बैलेंस शीट बन रही है, वो जो वैल्यूज आ रही हैं। तो आपको पहले ये चेक करो जाके कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं वहां पर गलती होने का रिस्क कम है, जो डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं वहां पर गलती होने का रिस्क ज़्यादा है। और जहां पर रिस्क ज़्यादा है वहां पर आप ज़्यादा ध्यान लगाओ, जहां पर रिस्क कम है उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन वहां पर आप थोड़ा सा कम ध्यान लगा सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आप, या तो ये होता कि जी 100% चेक कर लो, या तो हमारे पास ये लग्जरी होती, हमारे पास ये रिसोर्सेज होते, हमारे पास इतना टाइम होता कि हम सेल्स के एक एक बिल को चेक करते, एक एक बिल को अच्छे से चेक करते और एक एक बिल को पूरा वेरीफाई करते कि भाई माल एक्चुअल में सेल हुआ भी है या नहीं हुआ है। परचेज के केस में हम एक्चुअल में देखते, तब तो अलग बात थी, बट ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, हम तो सैंपल बेसिस पे चेक कर सकते हैं। और अगर हम सभी को थोड़ा थोड़ा चेक कर लें किसी को कम ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें तो चेक तो हो जाएगा, चेक तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि आपके लिए बेटर चीज क्या है। आप एक सीए बन रहे हो, आपको अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाना है, आपका काम है गलतियां ढूंढना, और आप गलतियां ढूंढने के लिए आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, बट अगर आप गधे की तरह तो काम नहीं कर सकते ना, आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। और आप दिमाग लगाओ अगर, तो सबसे पहला दिमाग तो आप यही लगाओ ना कि भाई मैं पहले देखता हूँ कि कहाँ पर काम अच्छे से हो रहा है, कहाँ पर रिस्क कम है, कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, जैसे आप अपने एग्जाम्स में लगाते हो, वही दिमाग यहाँ पर लगाना है। मतलब कि रिस्क असेस करना है, एक एक आइटम को उठाओ उसका रिस्क असेस करो, सेल्स को उठाओ सेल्स का रिस्क असेस करो, कैसे सेल्स की प्रोसेस देख लो, परचेज उठाओ परचेज का रिस्क चेक करो, परचेज की प्रोसेस देख लो, स्टॉक उठाओ स्टॉक का रिस्क चेक करो, स्टॉक की प्रोसेस देख लो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का आइटम उठाओ, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस देख लो। एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, एम्प्लॉयज़ का सैलरी का आइटम उठाओ और देख लो कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने की प्रोसेस कैसी है। हर एक प्रोसेस को देखो, हर एक आइटम को देखो और हर एक आइटम के सामने लिख लो जी इसमें रिस्क लो है, इसमें रिस्क मीडियम है, इसमें रिस्क हाई है, और उस हिसाब से चेक करो जी। अच्छा रिस्क लो है तो चेकिंग हम कम करेंगे, रिस्क मीडियम है तो हम मीडियम चेकिंग करेंगे, रिस्क अगर हाई है तो हम ज़्यादा चेकिंग करेंगे, हम ज़्यादा सैंपल लेंगे। बड़ी आसान सी सिंपल सी चीज़ थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। ये जो प्रोसेस है देखो,
आप जैसे ही गए, आप गए कंपनी के अंदर को, आपका डे 1 है ऑडिट का, ठीक है, आपने स्टेटमेंट्स मांगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिसीव्ड, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस एक फ्लो आपको आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो ना, रिस्क असेस करो ऑफ ईच आइटम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, और इसके बेस पर फिर आप सैम्पलिंग करो, और इसके बेस पर फिर आप सारा, या मैं कहूँ तो ओवरऑल ऑडिट करो, ठीक है। तो ये जो काम आपने करा, जहां पर आपने एक एक आइटम के रिस्क को असेस करा, इसको ऑडिट की भाषा में, ध्यान से सुनना, बड़ा मुश्किल नाम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नाम है, इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। ये चैप्टर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, रिस्क असेसमेंट का मतलब भी नहीं समझ पाते, तो अब आप बताओ क्या मुश्किल था कुछ? इस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट, और ये रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है, इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, और वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है SA 315। इनफैक्ट आपका एक चैप्टर भी है पूरा का पूरा जिसमें SA 315 की ही बातों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट, असेस, समझ आ गया, रिस्क असेसमेंट का मीनिंग समझ आ गया कि भाई हर एक आइटम के रिस्क को चेक करो, कम है रिस्क है तो कम चेकिंग करो, ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा चेकिंग करो, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, सेम कोई और एग्जांपल ले लो, मान लो डेटर्स की प्रोसेस ऑटोमेटेड है, क्रेडिटर्स की प्रोसेस, देखो अब इनकी प्रोसेस, मैं प्रोसेस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोसेस क्या होती है वो हम लोग करेंगे, ठीक है, एक एक प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है जी। एक एक मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ बस, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा, रिस्क असेसमेंट का मीनिंग समझा, रिस्क असेसमेंट का क्या मीनिंग है कि भाई आपको हर एक आइटम को पहले चेकिंग शुरू करने से पहले आपको एक अंदाजा लग सकता है कि भाई कहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो सकता है, कहाँ पर रिस्क कम हो सकता है। वो अंदाज़ा आपको कैसे लगेगा कि भाई कोई प्रोसेस बहुत अच्छी है, सेल्स वाले बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पर रिस्क कम है, परचेज वाले बहुत बेकार काम कर रहे हैं मतलब वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। जहाँ पर रिस्क कम है वहाँ चेकिंग कम करो, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ भर भर के चेक करो। नॉर्मल सी बात है, इसको मैंने आपके एग्जाम से ही लिंक कर दिया था ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा अच्छे से समझ आए और अच्छे से याद रहे। अच्छा जी, अब एक बात आप मुझे खुद बताओ कि हाँ बनाई थी अरे, ये पता नहीं काम मतलब दोबारा बनाते हैं, वो जो केस 1 केस 2 वाली ये बनाई। हालांकि ये टर्म जो मैं बताने वाला हूँ ना वो मैं बहुत बारी बता चुका हूँ, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, केस 1 में क्या मार्क्स थे इतना, 95 कुछ ऐसे का मतलब, 94, 94 ऐसे का। अच्छा, ना बहुत ज़्यादा मीम बनने भी आती हैं, हाँ, मैं देखता हूँ जैसे सोशल मीडिया पे कि लड़कियों के तो 99 मार्क्स आ जाते हैं, वो तब भी रो रही होती हैं कि एक नंबर भी क्यों कटा, है ना, और बच्चों के 40 भी आते हैं तो भी वो भंगड़ा कर रहे होते हैं, क्यों? मजाक तो चलो मजाक की सेंस में तो है, बट ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि वो, और सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, मतलब जो टॉपर्स होते हैं क्लास में भी देखने की, टॉपर का 1 नंबर कट जाता है, उसमें से 9 नंबर भी आ गए अगर क्लास टेस्ट में तो वो लड़ने को तैयार रहता है टीचर से, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 5 भी आए होते हैं, 4 भी आते हैं तो वो भी खुश रहते हैं, चलो 4 आगे पास तो हो गया ना, 80% चाहिए पास होने के लिए, है ना। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस बच्चे के लिए वो 1 नंबर भी ज़रूरी है, उस बच्चे के लिए वो 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बच्चे के लिए वो 1 नंबर भी मटेरियल है, और दूसरे बच्चे के लिए वो 6 नंबर भी मटेरियल नहीं है, 6 नंबर भी कम है वो भी मटेरियल नहीं है ना। तो पहली चीज तो ये है कि मटीरियलिटी जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इन जनरल भी लाइफ का और ऑडिट का भी। ऑडिट का कैसे?
भाई आपने चेकिंग शुरू की, आपने सैंपल चेकिंग करी, आपने उसमें मान लो 1000 सैंपल चेक करे, और उसमें कोई एक आइटम, एक सेल ऐसी थी जिसकी जनरल एंट्री थी, सेल्स अमाउंट में भी वो टोटल आ रहा था, लेकिन जब आप चेकिंग करने गए तो आपको पता चला कि ये जो सेल है ये जेन्युइन सेल नहीं है, ये फेक है। फेक ऐसे है कि ये जिस पार्टी को इन्होंने दिखा रखा है ना कि सेल किया, वो पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने बहुत तहकीकात की, हम उस पार्टी के ऑफिस तक चले गए, हमने वहां जाके देखा कि ऑफिस क्या है, वो तो कुछ है ही नहीं, टूटी फूटी बिल्डिंग पड़ी हुई है, बस नाम की कंपनी है, फेक कंपनी है। ठीक है, बस रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है कंपनी का, लेकिन एक्चुअल कंपनी कोई काम नहीं करती है, तो इन्होंने बस कैसे दिखा दिया कि सेल करी हुई है। अब आपको गलती पकड़ ली, लेकिन पता चला आपको कि उस पार्टी को एक ही आइटम, पूरे पूरी सेल, अब आपने क्या करा, आपको जब पता चला कि इस पार्टी को सेल हुई है और इस पार्टी की, ये पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे तो सही किस पार्टी को टोटल इतनी सेल हुई है, देखूंगा सही, और पता चला कि इस पार्टी को वो एक ही बार सेल हुई है, वो बस आप सैंपल में उठ गई, है ना, वो आपके सैंपल में उठ गई, एक ही बार सेल हुई थी, और वो एक बार की जो सेल थी ना, वो मान लो 17,000 रुपये की। तो मतलब कि गलती तो मिली आपको, आपको मिस स्टेटमेंट तो मिली, पर आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिली। अब ये 10,000 की वैल्यू हो सकता है कि एक छोटे से दुकानदार के लिए 10,000 की वैल्यू मटेरियल हो, लेकिन रिलायंस के लिए ये 10,000 की वैल्यू मटेरियल नहीं होगी। उसी तरह जैसे एक नंबर उस टॉपर स्टूडेंट के लिए वो एक नंबर भी जरूरी है, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो 6 नंबर भी जरूरी नहीं है। वो 60 नंबर, 10 100 में से 40 भी आए तो वो 60 नंबर भी मटेरियल नहीं होता, उनके लिए तो 40 ही मटेरियल है। समझ रहे हो? तो पहला पहला कंक्लूजन तो इस पॉइंट से मैंने क्या निकाला, और आप लोगों को क्या समझना चाहिए कि भाई मटीरियलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करती है। हम लोगों को गलतियां ढूंढनी है, नो डाउट, लेकिन गलतियां उजागर वही करनी है जो हमको लगे कि मटेरियल है, जिससे इस रिपोर्ट को, जो ऑडिट रिपोर्ट को जो बंदा देखेगा उसको फर्क पड़े। अगर कोई रिलायंस का शेयर होल्डर है, या कोई रिलायंस को लोन देने वाला है तो बैंकर, या रिलायंस से गवर्नमेंट का इतना बड़ा टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है, उनको 10,000 की सेल में अगर प्रॉब्लम है ना, तो उनके लिए वो मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वहां लाखों करोड़ों की बात हो रही है। लेकिन ये 10,000 की सेल, अगर आप किसी अपने पड़ोस किसी दुकानदार के पास जाओ, उसके लिए 10,000 की सेल बहुत ज्यादा मैटर करेगी, बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो अमाउंट सेम है 10,000, अमाउंट सेम है 10,000, बट किसी के लिए मटेरियल है, किसी के लिए मटेरियल नहीं है। तो पहली चीज मटेरियलिटी मैटर करती है, लेकिन मटेरियलिटी भी डिपेंड करती है कि जब आप ऑडिट करने जा रहे हो, आपका क्लाइंट जो है, आपको उसके हिसाब से मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कितनी बड़ी गलती होगी तो मैं उजागर करूंगा, कितनी बड़ी गलती होगी तो मैं रिपोर्ट करूंगा। रिलायंस केस में हो सकता है आप डिसाइड करो कि 10 लाख रुपए तक की गलती हुई ना, तब मैं रिपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर आप किसी छोटी दुकान के की ऑडिट करने गए, वहां हो सकता है आप 1,000 रुपए की गलती को भी करो कि भाई ये 1,000 रुपए की गलती है। बात समझ आ रही है कि मटीरियलिटी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मटीरियलिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि किस बिजनेस का ऑडिट करने जा रहे हो। और ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल दिया। मेरा ये बताने का मकसद ये था कि मटीरियलिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करना है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग बिजनेस एंटिटीज के केस में। ठीक है, मटीरियलिटी के और फर्दर कुछ टाइप्स हैं। ये सारी जो गाइडेंस है, ये सारी गाइडेंस के लिए ही एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, जो आपको मटीरियलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का नंबर का ऐसे पीछे बीस। ये उन सारी मटीरियलिटी से रिलेटेड सारी बातों की चर्चा यही करता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया कि मटीरियलिटी का मतलब क्या है। मैंने मटीरियलिटी की अपना जो भी बात बोली उसके अंदर डेफिनेशन कवर कर दी है, बस आपको रीड नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिपीट करूँ, 2 3 बार रिपीट करूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, मटीरियलिटी क्या है।
वो नंबर उतनी बड़ी गलती कि जिसको देखकर जो उस ऑडिट रिपोर्ट का यूजर है, जो स्टेक होल्डर है, उसकी डिसीजन मेकिंग कर 99 मार्क्स आए उस स्टूडेंट के जिसको 100 नंबर ही चाहिए थे, जिसके लिए वो एक नंबर भी मटेरियल है, वो उस एक नंबर के चक्कर में भी भिड़ गया टीचर से। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो एक नंबर इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरे बच्चे के लिए 40 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर उसके 70 नंबर आ जाते ना तो वो तो पार्टियां दे रहा होता सबको, उसको फर्क ही ना पड़ता जी मेरे 30 नंबर घटे हैं ना। लेकिन यहाँ एक स्टूडेंट को एक नंबर से करने का भी फर्क पड़ता है। मतलब कि जो यूजर है, उस रिजल्ट का यूजर कौन है? उस रिजल्ट का यूजर सबसे पहले तो स्टूडेंट है। उस स्टूडेंट को क्या उस रिजल्ट को देखकर फर्क पड़ रहा है? क्या वो जो एक नंबर का टफ से फर्क पड़ रहा है? हाँ भाई, इस स्टूडेंट को पड़ रहा है तो उसके लिए वो एक नंबर मटेरियल है। तो दूसरा स्टूडेंट है जिसको जिसको 70 नंबर मिले हैं, उसको क्या वो 30 नंबर कटने से फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ा। मतलब कि उसके 30 नंबर मटेरियल नहीं है। हो सकता है कि अगर उसके 50 नंबर आए तो उसको फर्क पड़ रहा हो, तो उसके लिए 50 नंबर मटेरियल है लेकिन 30 मटेरियल नहीं है। तो मतलब कि आप समझ रहे हो कि मटेरियलिटी डिपेंड्स कि जो स्टेक होल्डर है उसके लिए वो अमाउंट या उसके लिए वो गलती वो मटेरियल है या नहीं है। जैसे मैंने कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी का एग्जांपल लिया था, 4 लाख करोड़ की अगर रिलायंस की टर्नओवर है, उनका कोई केस चल रहा है जहां पर कहीं 1 करोड़ की पेनल्टी बन सकती है, हो सकता है कि रिलायंस के यूजर्स के लिए मटेरियल ना हो। रिलायंस के यूजर्स क्या बोल रहे हैं कि भाई बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे तो होते रहते हैं, छोटी मोटी पेनल्टियां तो लगती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको भी एज एन ऑडिटर हो सकता है कि वो चेक ही ना करना पड़े, या बस देख लो चेक करोड़ की है, क्या दिक्कत है? अच्छा, कंपनीज एक्ट का कोई वायलेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 1 करोड़ कोई आपके पड़ोस में कोई बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप में कोई छोटा बिजनेस है, उसके लिए 1 करोड़ की पेनल्टी मतलब हो सकता है उसका बिजनेस बंद हो जाए, इसलिए वो मटेरियल है। तो आपको देख कर कि किस बिजनेस में जाकर आपको क्या मटेरियलिटी लगानी है, वो आपकी जजमेंट पे डिपेंड करता है। और क्योंकि अब वही बात है फिर कि देश में इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सबकी जजमेंट अलग अलग होगी। तो उस जजमेंट को गाइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑडिटिंग दिया गया 320, जिसका नाम है मटीरियलिटी, जिसमें मटीरियलिटी के बारे में बात की गई। आगे सम देखो, अभी हो सकता है कि थोड़ा सा लग रहा हो कि सर खिचड़ी सी बन रही है, जैसे होना तो नहीं चाहिए, बट चलो फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि खिचड़ी सी बन रही है तो टेंशन मत लो। शुरू की 5 6 7 क्लासेस ऐसी हैं जिनमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ना थोड़ा सा बेस, हर चीज़ का ना थोड़ा 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 बेस बना रहा हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। जिसके मन में कंफ्यूजन हो रही है, तो कंफ्यूजन होना, कंफ्यूजन इज द रूट टू क्लैरिटी। कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन होगी तभी क्लैरिटी होगी। तो इसलिए अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो टेंशन मत लो। इन चीज़ों को बड़े सिस्टमैटिक वे में हम लोग सातवीं या क्लास से जब चैप्टर में घुसेंगे ना, जब एक चैप्टर उठाएंगे, तब उनको बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छे से बड़े सिस्टमैटिकली डायग्राम पढ़ेंगे, चार्ट बना समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अभी बस आपको फीलिंग लेनी है, इन टर्म्स की फीलिंग लेनी है, क्योंकि ये टर्म्स को याद रखना बहुत जरूरी है। इन टर्म्स को पेपर में लिखना बहुत जरूरी है, इन टर्म्स को आपको आपको बात करना इन टर्म्स में बहुत जरूरी है। आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, हर प्रोफेशन की एक लैंग्वेज होती है, मतलब होती इंग्लिश ही है, बट कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि वो पर्टिकुलर प्रोफेशन वाले लोग ही समझ सकते हैं। इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इन चीज़ों को याद रखना, इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को का बेस समझना बहुत जरूरी है, और वो बेस ही समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि सर हम सिलेबस पेपर में कैसे लिखेंगे, इन चीज़ों को पेपर में कैसे लिखना है, लिखना यही है, यही जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, इसी को ही लिखना है। बस किस भाषा में लिखना है, किस कैसे वर्ड्स, क्या कीवर्ड्स हैं, वो जो हम चैप्टर्स में घुसेंगे तब डिटेल में को पढ़ेंगे, उनको याद भी करेंगे, उनको भी समझेंगे, एक एक वर्ड को धीरे धीरे समझेंगे। तो अभी धीरे धीरे बस अपने दिमाग में ना चीज़ों को सेट करो। इमेजिन करो कि आपके दिमाग में ना एक वेब बन रहा है, लिंक्स बन रहे हैं अलग अलग चीज़ों के, इस कॉन्सेप्ट की लिंकिंग बन रही है। ठीक है? और वो लिंकिंग बना रहा हूँ, और धीरे धीरे जब हमारा बैच जैसे खत्म हो गया ना, आपके दिमाग पूरा पूरा ऑडिट का कॉन्सेप्ट पूरा अंदर बंद चुका था, पूरा अच्छे से मकड़ी का जाल मजबूत वाला बन चुका होगा। ठीक है? अच्छा जी। हम्म तो मटीरियलिटी भी हो गया। अच्छा, एक और चीज़ सोचो अब ऐसा करते हैं एक बार ना, हम्म, चलो एग्जाम्पल ही लेते हैं, एसबीआई का एग्जाम्पल लेते हैं।
एसबीआई के केस में एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और एसबीआई की पूरे देश में छोटे से छोटे गांव में, शहर में, किसी किसी शहर में तो दो तीन, इतनी सारी ब्रांचेज हैं। और वो हर ब्रांच अपने लेवल पे कुछ डिपॉजिट्स ले रही है और कुछ लोन्स ले रही है, और भी बहुत सारे फंक्शंस कर रही है ना। अब एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको अपना ऑडिटर चूज करा। और फिर कैसे चूज करते हैं, क्या प्रोसीजर होती है सेलेक्ट करने की, वो पढ़ेंगे, अभी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको एज एन ऑडिटर सेलेक्ट करा एसबीआई ने। आप एसबीआई की ऑडिट करने गए। अब एसबीआई के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं कि भाई कितना इंटरेस्ट उन्होंने लोन देकर कमाया, उनकी इनकम तो ये है, इंटरेस्ट लोन दिया, इंटरेस्ट कमाया। और एक्सपेंसेस क्या है कि कितना इंटरेस्ट उन्होंने आके अपने जो जिन लोगों ने उनके पास डिपॉजिट करवाया था एफडी पर, आरडी पर, सेविंग्स बैंक पर, कितना इंटरेस्ट दिया, ये उनके एक्सपेंसेस हैं। तो जो एसबीआई के ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इनकम आ रही होगी, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, वो इनकम सिर्फ उससे हेड ऑफिस की ब्रांच की थोड़ी ना होगी। वो इनकम तो दिल्ली के किसी छोटे से इलाके में, किसी गांव में भी जो ब्रांच है उसकी भी इनकम होगी। महाराष्ट्र के किसी छोटे से गांव में ग्रामीण बैंक है एसबीआई का, उसकी भी होगी, है ना। और आपको एक चीज और समझ में आती होगी कि जब आप मान लो लोन लेने जाते हो अपनी लोकल ब्रांच से, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि जो वो ब्रांच का मैनेजर जो है वो आपको, वो हमेशा हेड ऑफिस से परमिशन लेगा। उनके पास कुछ अथॉरिटी होती है कि एक लिमिट वो लोग खुद ही लोन को सैंक्शन कर देते हैं। समझ रहे? तो मतलब कि उन एसबीआई के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारा इनकम, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे आ रहे होंगे जो कि हेड ऑफिस वाले सैंक्शन नहीं कर रहे, जिसमें कि आप हेड ऑफिस की प्रोसेस कैसी है उससे आप इतना बड़ा अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि वहाँ गलती हो सकती है, गलती नहीं हो सकती है, उससे अंदाजा लगा पाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज़ सोचो कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस ब्रांच पे कैसे काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप माइक्रो लेवल पे देखो तो वो ब्रांच भी अपने आप में एक कंप्लीट बिजनेस यूनिट है। उस ब्रांच के भी अलग फाइनेंशियल बनते हैं, इसमें बताया, जिसमें ये पता चलता है भाई इस ब्रांच में कितने एसेट हैं। अब मान लीजिए एसबीआई ने अपनी पी&एल बनाई, और एसबीआई ने पी&एल में एसेट लिखे हुए हैं फर्नीचर। तो क्या वो फर्नीचर से वही फर्नीचर है हेड ऑफिस में पड़ा है? नहीं, वो फर्नीचर तो वो भी ब्रांचेस में पड़ा है, एसेट तो वो भी है, एसबीआई का ही एसेट है। तो आपको चेक करना है कि क्या इतना फर्नीचर एक्चुअल में पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। तो कैसे चेक कर सकते हो आप? फर्नीचर की पूरी लिस्ट होगी। फर्नीचर की लिस्ट क्या होगी जी? 100 चेयर्स पड़ी, ठीक है, 100 टेबल पड़ी, हाँ, 50 कंप्यूटर वाले डेस्क पड़े, ठीक है, कुछ फिटिंग्स होगी। हेड ऑफिस में तो आप काउंट कर सकते हो 100 चेयर हैं या नहीं। हेड ऑफिस में तो आप काउंट कर सकते हो 100 टेबल हैं या नहीं। बेटा ब्रांच की टेबल चेयर कैसे काउंट करने जाओगे? और चलो एक आध की आप चले भी जाओ, पूरे इंडिया में तो कितनी हजारों ब्रांचेज हैं, आपकी कैसे चेक करने जाओ? कितनों की आप चेक कर सकते हो, कितनों की आप चेक कर पाओगे? नहीं पॉसिबल ना। अब उसका एक सॉल्यूशन, सर सैम्पलिंग कर लो, कुछ 10-12 ब्रांचेज उठा लो, वहां जाके चेक कर लो। एक एक तरीका तो ये है। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप अब गवर्नमेंट के लेवल पे प्रॉब्लम सोचते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स के केस में खास करके ऐसा नहीं कर सके कि सैम्पलिंग चेक कर ले। क्यों? क्योंकि बैंक्स में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। जो शेयर मार्केट में जो कंपनी होती हैं, आपने सुना होगा सेबी उनको रेगुलेट करता है। सेबी उनको क्यों रेगुलेट करता है? मुकेश अंबानी ने 90% पैसा लगा रखा है अगर अपनी कंपनी में, तो क्या दिक्कत है सेबी को? क्यों रेगुलेट कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है। जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं सबसे ज्यादा रेगुलेशन उनके ऊपर होती है। जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके ऊपर थोड़ी कम रेगुलेशन होती हैं। जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनमें सबसे कम रेगुलेशन होती है। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि पब्लिक जो लिस्टेड कंपनी है ना, उसमें डेली लोग शेयर खरीद रहे, डेली लोग शेयर बेच रहे हैं, वहां पर रेगुलेशन ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली बैंक्स में रेगुलेशन बहुत जरूरी है। बैंक की हर एक ब्रांच के लिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी ब्रांच में गड़बड़ हो रही हुई ना, एक भी ब्रांच का मैनेजर अगर बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन देने लग गया,
तो सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो जो लोगों का डिपॉजिट है वो डूब जाएगा, एनपीएस बढ़ेंगे, लोगों के डिपॉजिट डूबेंगे। इतनी सारी बैंक आजकल दिवालियां होने लगी हैं, पीएनसी बैंक थी, पीएनबी को लेकर बहुत सारी सुनने बातें हैं। तो आप ये सोचो कि ब्रांच लेवल को भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए ब्रांच को भी ऑडिट करवानी पड़ती है, हर एक ब्रांच को ऑडिट करवानी पड़ती है। बट ये जो ऑडिटर, आप जो एसबीआई के हेड ऑफिस में गए, जिसका काम ओवरऑल चेकिंग करने का है, टोटल फाइनल चेकिंग करने का है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक ब्रांच में जाके चेक करके दिखाए। हर एक ब्रांच में वो बंदा जाए, आप जाओ जी हर ब्रांच में जाकर, हर ब्रांच में जाके मैं चेक करके आऊँ कि भाई इन्होंने मान लो इतने लोन दिए हैं, तो पिछले एक साल में 100 लोगों को लोन दिए हैं, तो क्या 100 लोगों के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए हैं, क्या 100 लोगों को जो लोन दिए हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, क्या जितना हमसे इंटरेस्ट आ रहा है तो नहीं आना चाहिए था, क्या कैलकुलेशन ठीक करी हुई है, क्या जो इंटरेस्ट डिपॉजिट पे दें क्या उसकी कैलकुलेशन ठीक है, कहीं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं दे। नामुमकिन है एक बंदे के लिए वो चीज करना, एक बंदे के लिए क्या, एक टीम के लिए भी करना, आप 50 लोग भी ले जाओ, 50 लोग भी नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है, वो जो ब्रांच है, मान लो केरला में कोई एक ब्रांच है, ठीक है, ऑडिट हेड ऑफिस एसबीआई का मान लो दिल्ली में है, और दिल्ली में एक ऑडिटर है, पीडब्ल्यूसी ऑडिट कर रही है, तो केरला में वहाँ का एक गांव की छोटी सी जो ब्रांच है, तो उसी शहर में वहाँ पर जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा ना, वो ब्रांच उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएगी अपनी। महाराष्ट्र के किसी शहर में, मान लो मुंबई कोई ब्रांच है, तो वहाँ की उस ब्रांच की ऑडिट वहाँ का वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। और ये दिल्ली का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये हेड ऑफिस की ऑडिट कर लेगा, हो सकता है दिल्ली की ब्रांच की ये ऑडिट कर ले, हो सकता है हरियाणा की और कुछ यूपी ब्रांचेस की ऑडिट कर ले, बट उस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच की ऑडिट वो वहाँ का लोकल सीए करेगा, है ना। मतलब कि अगर एसबीआई के जो हेड ऑफिस में टोटल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, उसमें मान लो उन्होंने लिखा कि इनकम इंटरेस्ट की उनकी 1 लाख करोड़ है, तो इसमें से आप ये चीज सोचो कि जो आप हो, जो हेड ऑफिस में जाके बंदा ऑडिट कर रहा है, वो तो कितने कितने चेक कर पाएगा, मान लो 5,000 करोड़ का इंटरेस्ट, क्योंकि जो ब्रांच ये चेक करेगा, ये तो दिल्ली की ब्रांचेस को चेक कर लेगा, बट चलो मान लो कि दिल्ली में बड़ी बड़ी ब्रांच है सिर्फ, ठीक है, यूपी की कुछ बड़ी बड़ी ब्रांचेस को चेक कर लेगा, मान लो इसने तो जो इनकम 1 लाख करोड़ की थी, ये तो सिर्फ 5,000 करोड़ तक की भी इनकम को चेक कर पाया, बाकी की 95,000 करोड़ जो इनकम थी उसको किसने, कि उन छोटी छोटी ब्रांचेस से मिला के टोटल आ रही है, उसको किसने चेक करा, उनको अलग अलग सीए ने चेक करा, बहुत सारे। अब इस ऑडिटर के पास, जो बड़े वाला ऑडिटर है, इसके पास ये चॉइस भी नहीं है कि वो सब जगह जाके चेक कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं उन सब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो रिपोर्ट दी उस पर रिलाई करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि मान लो टोटल 100 रिपोर्ट्स आई इसके पास, ये देखे कि भाई किस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या लिखा है, मान लो इनमें से 95 चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लिखा जी हमने कोई दिक्कत नहीं है, जेनुइनली काम हो रहा है, अच्छे से काम कर रहे हैं, बट 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला जी हमारी कंपनी को बहुत गड़बड़ हो, ये लोन बिना कागजों के लोन दे सकते हैं, लोन की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, मैनेजर आपका नहीं है, पियोन है, पियोन ही डिपॉजिट करवा रहा है, पियोन ही इंटरेस्ट दे रहा है, पियोन ही लोन दे रहा है, बहुत ज्यादा गड़बड़। फर्नीचर आप तो कहते हैं 10 चेयर है, यहाँ तो एक नहीं दिखती, मेरे को खुद को इन्होंने दरी बिछा के दिखाया था। तो मतलब कि अब इस बड़े वाले सीए को ये पता है कि भाई मुझे इन 5 के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है ना। एक चीज़ तो ये कंक्लूजन निकली कि इन 5 के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, इन 5 का ध्यान रखना है, इन 5 में हो सकता है कि मैं और ज़्यादा डिटेल मांगूँ उस सीए से कि भाई ऐसा कर, एक बार तो दोबारा जा और एक बार दोबारा ये चीज़ें और देख कर आ, या फिर चल मैं आता हूँ। ठीक है, एक चीज़ तो, एक कंक्लूजन तो ये निकली। दूसरी कंक्लूजन क्या निकली कि ये 95 सीए ने का सही काम किया होगा। मतलब आप एक चीज़ सोचो, आप सीए बने, आप बहुत मेहनती हो, लेकिन क्या आपके साथ में कोई आपका दोस्त सीए बना, मेहनती होगा, सीए बन रहा तो है मेहनती तो होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे काम की भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़ा कैजुअली काम चलाते हैं कि तो ठीक है ना। या फिर आप तो बहुत ईमानदार हो,
लेकिन जो ये 95 सीए में कुछ सीए ऐसे हो सकते हैं जो जब उस ब्रांच की ऑडिट करने गए वहाँ पर इन्हें पकड़ लिया, इन्होंने क्या पकड़ा कि लोन कैलकुलेशन गलत होती है, लोन गलत दिया जा रहा है, ठीक है। और इन्होंने मैनेजर से सवाल पूछा कि आपने ये लोन गलत दिया है। मैनेजर ने क्या बोला, सर ऐसा करो ना, आप भी ले लो, गाड़ी लेके सोच रहे हो, मैं लोन सैंक्शन कर देता हूँ, कोई कागज नहीं देने पड़ेंगे आपको, कोई कागज मत दो, कोई इनकम कुछ, मैं सैंक्शन करता हूँ आपको लोन, 5 लाख का लोन सैंक्शन करता हूँ, लो गाड़ी लो आप। उसने कहा हाँ बात तो सही है। उसने क्या करा, इसने रिपोर्ट में लिख दिया हाँ जी सब ओके है, 5 लाख का लोन लिया और अपनी गाड़ी खरीद ली, बिना कागजों के लोन ले लिया, बिना कोई कुछ भी गिरवी रखे लोन ले लिया। ये देखो, सीए है, प्रोफेशनल है, नो डाउट, प्रोफेशनल सभी होते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ईमानदारी होगा। और चलो ईमानदारी छोड़ो, क्या ये भी तो जरूरी नहीं है क्या उसके पास भी उतना ही एक्सपीरियंस होगा, उतना ही स्किल होगा जितना आपके पास है। हो सकता है कि आपने आर्टिकलशिप की, आपने बहुत अच्छे से काम किया, हो सकता है उसने आर्टिकलशिप डमी करी हो, डमी आर्टिकलशिप करी उसने, सीए में चलो मान लो रैंक आई भी है उसकी, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम का, तो उसने आधी चीजें कुछ चेक करी कुछ चेक नहीं करी, उसने ढंग से चेक ही नहीं करा। तो आप तो हेड ऑफिस के ऊपर रिपोर्ट दे रहे हो, आप वहाँ हेड ऑफिस में बैठ के पूरे सारे इंडिया की जितनी ब्रांचेज हैं सबके ऊपर फाइनल रिपोर्ट दे रहे हो। तो आप जब उस सीए का काम इस्तेमाल करोगे, इन 95 सीओ का काम इस्तेमाल, इनफैक्ट पूरे 100 सीएस का जो काम इस्तेमाल करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके विश्वास करोगे उसके ऊपर। आप क्या करोगे, आप थोड़ा अपनी तरफ से दिमाग लगाओगे। देखो, आपके पास लिमिटेशन ये है कि आप सब जगह आप खुद नहीं जा सकते, लेकिन है तो वो भी सीए जी, पढ़ाई तो उन्होंने भी वही की है, ट्रेनिंग तो उन्होंने भी वही ली है। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि आप उन पे बिल्कुल ये कहो ये तो चोरी है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, ना तो आप खुद जाके सारा कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है, ना आप उनको उनको उनके ऊपर बिल्कुल क्रिमिनल्स की तरह शक कर सकते हैं, ठीक है। और आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन चाहिए कि भाई काम सारा सही हुआ है, क्योंकि एंड में साइन तो आपके होके जाएगा ना रिपोर्ट के ऊपर, एंड में जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी एसबीआई की उस पर साइन तो आपका ही होगा। तो आपके लिए आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके काम पे कोई सवाल ना उठाए, क्योंकि कल को अगर किसी को गलती मिली तो वो तो ऑडिटर के ऊपर सवाल उठाएगा। ऑडिटर कौन, आप। वो तो फिर आप बाद में एक्सप्लेनेशन देते रहना जी वो सीए था उसने करके दी थी, पता नहीं ठीक करी नहीं करी, गलती कर दी, उसने तो बोला था जी ओके। एंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके, आप सीनियर हो यार, आप बॉस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर ही आएगी। तो इसीलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप दूसरे ऑडिटर्स का, आपके लिए जरूरी है दूसरे ऑडिटर्स का काम इस्तेमाल करना, बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन आप खुद चेक भी नहीं कर सकते। तो आप दूसरे ऑडिटर का जो काम इस्तेमाल करोगे वो आप कैसे इस्तेमाल करोगे, कितना उस पर रिलाई करोगे, रिलाई करने से पहले क्या क्या चीजें देखोगे, क्या आप उसके वर्किंग पेपर्स देखोगे, क्या आप ये देखोगे कि उसने क्या क्या चीजें चेक करी हैं, आप उससे बात करोगे कि भाई क्या क्या चेक किया था, ये चेक किया था, ये चेक किया था, ये चेक किया था, हाँ जी सर ये भी चेक किया, ये भी चेक करा, इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, इसका ये सॉल्यूशन निकला, इसका ये सॉल्यूशन निकला, अब आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई ये बंदा तो इंटेलिजेंट है, इसने ठीक से चेक करा, इसकी रिपोर्ट तो ठीक ही होगी। दूसरे बंदे को आप पूछे अच्छा जी ये चेक किया था, नहीं सर ये तो नहीं किया, अच्छा ये किया था, नहीं सर ये भी नहीं किया, अच्छा इसमें आप लिखा हुआ है इसका क्या सोल्यूशन, नहीं जी मैंने तो बात ही नहीं करी जी। तो अब आपको उसके ऊपर डाउट होगा कि इसने मुझसे काम नहीं किया। बात सिर्फ ये नहीं है कि अगला बंदा घोटाला, अगला जो सीए है वो ईमानदार नहीं है, वो रिश्वतखोर है। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि स्किल में भी प्रॉब्लम हो। तो आपको, आप इतने बड़े लेवल पे जब वो ऑडिट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि तो वो अलग अदर ऑडिटर्स की आप जो रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो उसको आप ऐसे आंख बंद करके इस्तेमाल मत करो। आप उसके ऊपर अपना कुछ एनालिसिस करो, अपना कुछ दिमाग लगाओ, आप इवेलुएट करो और फिर डिसाइड करो कि क्या आप उनके काम पर विश्वास कर सकते हो या नहीं, और क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी है विश्वास करने से पहले। ये सारी बातें भी एक गाइडेंस में दी गई हैं, एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में दी गई हैं, ठीक है। और उस स्टैंडर्ड का नाम क्या है, उस स्टैंडर्ड का नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, SA 600। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर।
ठीक है जी, मीनिंग समझ आ गया अदर ऑडिटर का? मेरे ख्याल से तो आ ही गया होगा। ये गाइडेंस किस लिए आई? भाई एसबीआई की ऑडिट आप कर रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक की ऑडिट कोई और कर रहा है, और ब्रांचेस तो आईसीआईसीआई बैंक की बहुत सारी हैं। पीएनबी ऑडिट को तीसरा ये कर रहा है, अब पीएनबी की ब्रांचेस बहुत सारी हैं। तो हो सकता है कि आप तो पूरा जो ब्रांचेस वाले जो ऑडिटर्स हैं हमसे आप तो पूरा डिटेल में अच्छे से पूछ लो, पीएनबी वाला ना पूछे। पीएनबी वाला बस रिपोर्ट है, अच्छा ओके ठीक है जी ओके, मेरे को कुछ जाननी नहीं है, उसने कह दिया ना ओके ओके। तो एक स्टैंडर्ड बना रहे को फिर पीएनबी में घोटाला होगा, सवाल किसके ऊपर उठेगा? सीए के ऊपर। तो सीए के ऊपर सवाल उठते पूरे प्रोफेशन पे सवाल उठेगा। चाहे एक सीए गलती करता है भाई, पूरे प्रोफेशन सवाल उठता है। न्यूज़पेपर वाले तो यही छापते हैं ना जी, सीए ने गलती कर, सीए ने ऑडिट नहीं किया, सीए अरेस्ट हो गया। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट दिया गया जिसका नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, और उसका नंबर है 600। ठीक है जी, इतना समझ आ गया? मटीरियलिटी समझ आया, अदर ऑडिट का मीनिंग समझ आया। अभी एक जॉइंट ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट होता है। जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट हम लोग ब्रेक के बाद करेंगे। ठीक है, चलो ब्रेक करो। हाँ जी, तो ब्रेक के बाद आ जाइए वापस। ब्रेक से पहले हमने मटेरियलिटी के बारे में पढ़ा था, हमने अदर ऑडिटर के बारे में पढ़ा था, और हमने रिस्क असेसमेंट के बारे में पढ़ा था। 3 एसेज और हमने जिनके इंट्रोडक्शन हमने पढ़े थे। अब एक एक बार मैं पहले ना वो अदर ऑडिटर वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बता दूं, कि मैंने जो एग्जांपल लिया वो एक बैंक का एग्जांपल लिया। मैंने एग्जांपल लिया एसबीआई का, मैंने एग्जांपल लिया आईसीआईसीआई बैंक का, पीएनबी का। कंपनीज के केस में भी ब्रांचेज होती हैं। रिलायंस की ब्रांच हो सकती है, रिलायंस की ब्रांच, रिलायंस का मान लो हेड ऑफिस मुंबई में है, हो सकता है रिलायंस की दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलोर में, जयपुर में, अहमदाबाद में, वडोदरा में, मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं पर, और कहीं ना कहीं पर क्या बहुत सारी जगह पर उनकी भी ब्रांचेज हो सकती हैं। और वो ब्रांच अपने आप में एक बिजनेस यूनिट है। अगर मतलब आप रिलायंस के बड़े लेवल पे मत सोचो, तो वो ब्रांच सेल भी कर रही है, वो ब्रांच परचेज भी कर रही है, वो ब्रांच में एम्प्लॉयज भी काम करे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, उस ब्रांच के कुछ एसेट्स भी हैं, उस ब्रांच की कुछ लाइबिलिटीज भी हैं। तो जो अदर ऑडिटर, जो एसबीआई के केस में मैंने कहा था कि ब्रांच में एक अलग सी ऑडिट करेगा, वो सिर्फ बैंक्स के केस में नहीं, वो अदर बिजनेसेस के केस में भी ऐसा हो सकता है कि उस बिजनेस की ब्रांच हो, उस ब्रांच की ऑडिट कोई अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा हो, और जो रिलायंस है, जो ओवरऑल लेवल पे रिलायंस की ऑडिट कर रहा हो, वो एक अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और उस बड़े वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट की हेल्प चाहिए हो। वो बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट इस ब्रांच के ऑडिटर की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसकी हेल्प से वो फाइनल कंक्लूजन निकाले। तो उस बड़े वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या काम अपना ढंग से किया है या नहीं किया है। अब देखो, वो इसका पूरा काम नहीं चेक कर सकता, वो दोबारा आके इसके काम को नहीं कर सकता, वो बस अंदाजे से ये लगाएगा कि क्या ये बंदा स्किलफुल है, क्या इस बंदे ने वो सारी बेसिक चीज़ें चेक करी हैं जो मैं करता चेक। पूछेगा उससे, उसके वर्किंग पेपर्स पे नज़र मार लेगा अच्छे से कि हाँ जिसने सब कुछ चेक करा है। अगर उस बड़े ऑडिटर के मन में कुछ सवाल होंगे, तो वो इस ब्रांच ऑडिटर से सवाल पूछ लेगा कि जी ये चीज़ मेरे को ना, मैंने देख रहा था इस ब्रांच के अकाउंट्स को, तो मुझे ये डाउट लग रहा है, आपने ये चीज़ पता करी है? उस सीए ने बोला हाँ जी करी है, इसका ये आंसर है, सेटिस्फैक्टरी आंसर था। तो उस बड़े वाले सीए को विश्वास हो जाएगा कि हाँ यार ये सीए अच्छा है, स्किलफुल है, तो मैं इसके काम पे विश्वास कर सकता हूँ। अगर उल्टा हुआ होता कि भाई ये सीए ने तो ढंग से कुछ काम ही नहीं किया, बस गया अपना, गया चाय पी, खाया पिया, ठीक है, 15-20 दिन, महीना गया और जाके साइन करके दे दिया जी सब बढ़िया चल रहा है यहाँ, तो जितने एसेट्स इन्होंने दिखा रखे हैं बुक्स के अंदर उतने ही एसेट्स हैं, जितनी लाइबिलिटीज इन्होंने दिखा रखी हैं बुक्स में उतनी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, कन्फर्मेशन मांगी थी मैंने, जो डेटा साइन के उन्होंने कन्फर्मेशन भी दे दी जी इतना ही पैसा देना है, करा अगले ने कुछ नहीं था, लिख के दे दिया। चलो किसको फर्क पड़ता है, किसको पता चलेगा?
तो अगर वो बड़ा वाला सीए लापरवाह हो गया, अगर उस बड़े वाले सीए ने इन इन सब सीएस के काम पर बिना सोचे समझे आंख बंद करके विश्वास कर लिया, तो एंड में फाइनल जो रिपोर्ट जाएगी वो गलत चली जाएगी। और उस फाइनल रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार कौन होगा? वो बड़ा वाला सीए। और उस बड़े वाले सीए से जब बाद में क्वेश्चन किया जाएगा, जी आपने ये गलती क्यों कैसे कर दी, हमको तो फ्रॉड मिल रहे हैं बैंकों में हो रहे हैं, हमको तो ये ब्रांच में तो एसेट ही नहीं है, आपने आप कह रहे हो जी एसेट पड़े हैं यहाँ पे, इन्होंने तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज थे एसेट बेच डाले, बल्ब उतारे बेच दिए, चेयर अपने घर ले गए हैं, एसी लगा हुआ था एसी उठा के घर ले गए, आप कह रहे हो जी एसी लगा हुआ है। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या जवाब देगा? वो कहेगा जी ये तो इस सीए ने ऑडिट करी थी। तो आप क्या काउंटर करोगे उसको? उसको लोग कैसे काउंटर करेंगे? अरे भाई ठीक है उसने करी थी, बट तूने कुछ तो दिमाग लगाया होगा, उससे बात तो करी होगी, तूने कुछ तो वेरिफिकेशन करी होगी, तूने उससे बात भी नहीं करी, आंख बंद करके विश्वास कर लिया। तो प्रोफेशन के ऊपर भी दाग लगेगा ना भाई। उस छोटे वाले सीए के ऊपर तो लगेगा ही लगेगा कि उसने चेक नहीं किया, और बड़े वाले सीए के ऊपर ये लगेगा ये तो और बड़ा बेवकूफ निकला। तो इसीलिए ये गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी था, और ये गाइडेंस दी गई एसए में, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में नंबर 600। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ना, अब जो अगला कॉन्सेप्ट मैं कराने जा रहा हूँ ना, कुछ बच्चों को इस कॉन्सेप्ट अगले वाले कॉन्सेप्ट में और जो अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ब्रांच ऑडिटर वाला, अदर ऑडिटर वाला, इसमें ना हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, फ़र्क नहीं समझ आता कि फ़र्क क्या है। उस फ़र्क को बताने से पहले मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उस कॉन्सेप्ट को भी बताने से पहले मैं आपकी स्क्रीन पर आपको रिलायंस के वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा रहा हूँ जो हमने पिछली क्लास में देखे थे। और अगर आपको दिख रहा हो तो इसके अंदर आपको एक फॉर डीटीएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, और दूसरी फॉर एसआरबीसी एंड कंपनी। एसआरबीसी का मतलब क्या है? किसी बंदे का जो 4 पार्टनर होंगे, किसी पहले पार्टनर का सरनेम मान लो एस से स्टार्ट होता होगा, जैसे मेरा नाम सेतिया है तो सेतिया होगा, आर का कुछ और होगा, बी से कुछ और होगा, सी से कुछ और होगा, तो 4 पार्टनर है, चारों के सरनेम से ये नाम बना हुआ है फर्म का, चारों ने मिलकर काम शुरू किया। ठीक है। सेम डीटीएस एंड एसोसिएट्स में हो सकता है कि डीटीएस किसी के सरनेम हो, नाम हो। तो ये 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं, और ये जो एनुअल रिपोर्ट है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये रिलायंस की ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, ये रिलायंस के ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। और इन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 2 सीए फर्म्स ने ऑडिट किया है। मतलब आप ये देखो कि आप 2 अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आप ऐसा नहीं है कि आप मिलके पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, नहीं, आपकी अलग फर्म है, उस दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की अलग फर्म है, और आप दोनों जने सेम ही कंपनी की ऑडिट करने चले गए। आप दोनों जने सेम कंपनी की ऑडिट करने गए, आप दोनों जनों ने सेम ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगे, आप दोनों जनों को वही इनकम, वही एक्सपेंसेस, वही एसेट्स, वही लाइबिलिटीज चेक करनी थी। तो सर ये तो डबल डबल काम नहीं हो जाएगा? ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब 2 सीए से क्या ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ जाएगी? भाई 2 सीए कर रहे हैं तो मतलब डबल डबल बार काम हो जाएगा तो पक्का फाइनल हो जाएगा जी, सब ठीक है? नहीं। देखो, जो बड़ी कंपनीज है ना रिलायंस जैसी, उसमें सेल्स को चेक करना, अब हमने एग्जांपल ले लिया जी 1000 इन्वॉइसेस चेक कर लो, एक्चुअल में बताऊं जब अब 1000 भी चेक करने लगोगे ना तो 1000 भी बहुत बड़े हो जाते हैं। मतलब कि एक सीए के लिए जितनी रिसोर्सेज हैं उसके पास, जितना टाइम है उसके पास, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 3-4 महीने में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से चेक कर पाए, अच्छे से आपको ये बता पाए कि हाँ जी सेल्स भी लगभग ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस दे पाए, रीजनेबल एश्योरेंस दे पाए कि सेल्स भी ठीक है, परचेज भी ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ठीक हैं, आपके एसेट्स भी काउंट कर लिए मैंने। एसेट कितने सारे होंगे ये भी तो सोचो, रिलायंस में कितने एसेट होंगे, कितना ज़्यादा स्टॉक होगा। अब वो बंदा एसेट्स भी देख रहा है, वही बंदा लाइब्रेरी, वो एक बंदे के लिए या एक सीए फर्म के लिए काफ़ी बार ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाती कि वो पूरा इतना सारा बिजनेस को ऑडिट कर पाए और अच्छे से कर पाए। तो इसके लिए जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी कंपनी की ऑडिट को 2 या 3 या 4 अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट के लिए दे देती हैं। इन ऑडिटर्स को ऐसा नहीं है कि सारा काम करना है, ये ऑडिटर्स आपस में अपना अपना काम डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड कर लेते हैं? जैसे हमारे केस में ये जो डीटीएस एंड एसोसिएट्स है और एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी है, इन्होंने ये दोनों साथ में बैठे
और इन्होंने डिसाइड करा भाई जो डीटीएस है ना वो तो इनकम्स और एसेट्स को चेक करेगी, और जो एसआरबीसी है ना वो एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को चेक करेंगे। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि डीटीएस तो क्या करेगी, डीटीएस तो पीएनएल को चेक करेगी और एसआरबीसी जो है वो बैलेंस शीट को चेक करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना काम आपस में बांट लिया। ये दोनों अलग अलग सीए फर्म्स हैं और दोनों ने क्या करा, क्योंकि इतना सारा काम था तो आधा काम ये करेगा आधा काम वो करेगा। ठीक है, दोनों जने आधा आधा काम करेंगे क्योंकि काम बहुत ज्यादा था। और इन दोनों ऑडिटर्स को बोलते हैं जॉइंट ऑडिटर्स। देखो वहां पर ब्रांच की ऑडिट कोई और कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ऑडिट वो एक ही बंदा कर रहा है। तो वो जो ब्रांच वाला ऑडिटर है जिसके काम को वो इस्तेमाल कर रहा है उसको बोलते हैं अदर ऑडिटर। लेकिन जब दोनों ऑडिटर ओवरऑल काम कर रहे हैं इकट्ठे मिलके तो उनको बोलते हैं जॉइंट ऑडिटर्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये रिलायंस की ओवरऑल ऑडिट ये दो ऑडिटर कर रहे हैं, लेकिन रिलायंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं उनके अलग अलग ऑडिटर्स हैं। तो इन ऑडिटर्स के लिए वो वाले ऑडिटर्स हैं अदर ऑडिटर्स, और आपस में ये दोनों क्या हैं, जॉइंट ऑडिटर्स। आ रही है समझ में, फर्क समझ आया? ये दोनों डीटीएस एंड एसआरबीसी ये है जॉइंट ऑडिटर्स, और जो वो ब्रांच वाली जो ऑडिट की रिपोर्ट ये दोनों ही देखेंगे ना। मान लो कि ब्रांच वाले ऑडिटर ने, किसी ब्रांच के ऑडिटर ने बोला जी एसेट्स में गड़बड़ है, तो एसेट्स कौन चेक कर रहा है, एसआरबीसी चेक कर रहा है एसेट्स। तो अब एसआरबीसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे, उस रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करे या ना करे, और अगर करे तो वो रिलाई करने से पहले क्या क्या स्टेप्स ले। ठीक है, सिमिलरली मान लो इनकम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जो कि ओवरऑल लेवल पे डीटीएस एसोसिएट्स देख रहे हैं, तो वो जिस ब्रांच में एक्सपेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो फिर डीटीएस वाला उसके उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेगा कि भाई मुझे उस अनदर ऑडिटर के काम को इस्तेमाल करना है या नहीं करना। ठीक है, लेकिन फाइनल जब इन्होंने सारे काम कर लिए, फाइनल एंड में जब अब हम पहुंचे तो हुआ ये कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एसआरबीसी तो बोल रहा है कि जी ये गड़बड़ मटेरियल है, और उसी पॉइंट पे डीटीएस एसोसिएट्स बोल रहा है कि जी ये प्रॉब्लम मटेरियल नहीं है। ठीक है, हो सकता है व्यू पॉइंट अलग अलग है ना। ऐसा भी हो सकता है कि डीटीएस एसोसिएट्स, मान लो डीटीएस एसोसिएट्स अपना काम कर रहा था, डीटीएस एसोसिएट्स मान लो इनकम चेक कर रहा है, ठीक है, और कोई ऐसी इनकम आई जो कि एसेट से रिलेटेड है, डेटा से रिलेटेड है, या कोई एक्सपेंस आया, मान लो एक्सपेंसेस चेक कर रहा है, कोई एक्सपेंस आया जो कि डीटीएस एसोसिएट्स के हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो पीएनएल में नहीं आना चाहिए था, वो बैलेंस शीट में एसेट्स में जाना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने क्या कर रखा है, कंपनी ने पीएनएल में डेबिट किया हुआ है, क्योंकि डीटीएस एक्सपेंसेस को चेक कर रहा था, इसने एक्सपेंसेस चेक करे और इसको कोई एक ऐसा एक्सपेंस मिला जो कि रेवेन्यू नेचर का नहीं था, जो कि कैपिटल नेचर का था, जिसको डीटीएस के हिसाब से पीएनएल बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाना चाहिए। ये गया एसआरबीसी के पास, क्यों, क्योंकि एसेट्स को चेक एसआरबीसी कर रहा है। ये एसआरबीसी के पास गया, इसने एसआरबीसी को जाके बोला कि सर देखो ये एक्सपेंडिचर है, मेरे हिसाब से कैपिटल होना चाहिए। एसआरबीसी ने देखा, उसने कहा नहीं जी रेवेन्यू ही होना चाहिए। ये कह रहा है कैपिटल होना चाहिए, वो कह रहा है रेवेन्यू होना चाहिए। ये कहता है मैं एक्सपेंस में नहीं दिखाता, वो कहता है जी मैं एसेट में नहीं दिखाता। मेरे हिसाब से तो ये ट्रीटमेंट ठीक हुआ है, डीटीएस बोल रहा है मेरे हिसाब से तो ट्रीटमेंट गलत हुआ है। होगी लड़ाई। अब सॉल्यूशन कैसे निकले? और अगर बड़ी बड़ी कंपनीज की ऐसे ऑडिट होने लगी तो ऑब्वियसली दो या तीन, देखो जहां पर भी दो लोग इन्वॉल्व होंगे ना लड़ाई तो हो ही जाएगी। बहुत आराम से चांसेस हैं कि लड़ाई हो सकती है, क्योंकि एक चीज ये भी तो सोचो ना, बेशक ये जॉइंट ऑडिटर्स हैं, ठीक है, नाम हमने इनको जॉइंट ऑडिटर्स दिया, साथ में मिलके काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंपटीशन भी तो है। कल को मान लो पता चला कि एसआरबीसी ने ठीक से काम नहीं करा तो डीटीएस वाला तो चढ़ जाएगा अच्छे से। आपस में कंपटीशन भी तो है, और कंपटीशन कुछ लोग तो हेल्दी कंपटीशन की तरह डील करते हैं कि चलो हम बहुत अच्छा काम करेंगे, कई जने क्या करते हैं दूसरे को गिराने के पीछे लगे रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम इन दोनों में जरूर आएगी कि भाई सेम मुद्दे पे एक कोई आइटम है जो कि हो सकता है कि दोनों के काम से रिलेटेड हो,
एक को लगे ट्रीटमेंट अलग होनी चाहिए, दूसरे को लगे ट्रीटमेंट अलग होनी चाहिए। आपस में हो गई लड़ाई, फंसा कौन? क्लाइंट। पहली बात तो ऑडिट बीच में रुक जाएगी, ऑडिट को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि किसी को तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। क्लाइंट तो आगे, रिलायंस तो मुकेश अंबानी तो बैठ के इनके बीच में सुलह करवाता नहीं फिरेगा हर बार के लिए। मुकेश अंबानी कहेगा जी मैंने सुलह करवानी है, तो फिर सीए इंस्टीट्यूट, फिर इतना बड़ा प्रोफेशन किस बात का है? ये कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना जो आपस में लड़ रहे हैं, बट लड़ाई होना भी नॉर्मल सी बात है। तो इन सिचुएशंस को डील करने के लिए भी पिछले 2 लेक्चर से जो हम बोल रहे हैं कि ये गाइडेंस आई जिसको बोलते हैं एसए, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, नंबर है 299 और नाम है जॉइंट ऑडिटर्स। एसए 299 और नाम है जॉइंट ऑडिटर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट, और ताकि आपको थोड़ा सा फर्क भी अब इसमें यहाँ दिख जाएगा। जॉइंट ऑडिटर, ठीक है जी। तो अदर ऑडिटर और जॉइंट ऑडिटर का डिफरेंस समझ आ गया आपको? जॉइंट ऑडिटर्स बड़े लेवल पे दो ऑडिटर जो साथ में काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, वो लोग आपस में अपने काम को बांट रहे हैं। अदर ऑडिटर के, अदर ऑडिटर इससे काम बांट नहीं रहा है, अदर ऑडिटर उस ब्रांच का सारा काम कर रहा है, और उसकी रिपोर्ट पे फिर जो मेन ऑडिटर है वो कंक्लूजन निकालता है। ठीक है, अदर ऑडिटर नाम, अगर मतलब कॉन्सेप्ट को याद रखना है तो ऐसे ही याद रखो कि ब्रांच ऑडिटर अदर ऑडिटर है, और जॉइंट ऑडिटर क्या है? जो आपस में काम में डिवाइड कर रहे हैं, हेड ऑफिस में जो काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे ना फाइनल में, तो आप इन इन आपको फिर ना, जब आप अलग अलग कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट देख लोगे, आप खुद ऑडिट कर लोगे, तो आपके लिए ये बड़े टर्म्स नहीं रहेंगे। फिर आप बड़ी आसानी से समझ लोगे कि हाँ हाँ ठीक है, ये जॉइंट्स हैं, ये अदर ऑडिटर्स हैं। लेकिन इंटर लेवल पे क्या होता है ना, बच्चों को समझने में, बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को याद रखने में ना प्रॉब्लम रहती है, कन्फ्यूजन हो जाती है काफ़ी बार। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको कन्फ्यूजन आप लोगों को होगी। इतने एसेज का भी आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ आ गया। एक बार सारे रिपीट कर दूँ कौन जौन जौन से हो गए, फटाफट थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने किया था ऐसे 530 जो सैम्पलिंग को लेकर था, कि भाई हर सीए में के हिसाब से अलग अलग सैम्पलिंग हो सकती है, तो गाइडेंस दी सैम्पलिंग। बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी काम करो अपने काम को रिकॉर्ड करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, इसलिए उसको बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई ऐसी चीज़ इम्पैक्ट कर रही है जिसके आप एक्सपर्ट नहीं हो। स्टॉक ऐसा है, क्लोजिंग स्टॉक ऐसा है, वो बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आप उस स्टॉक को जाके मेजर नहीं कर सकते, आप चेक नहीं कर सकते जी इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक अगर 10 लाख रुपए का लिखा है तो क्या 10 लाख का ही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्जाम्पल सोच लो, तो उसके केस में आप किसी और एक्सपर्ट को इस्तेमाल करोगे, वो एक्सपर्ट अकाउंटिंग एक्सपर्ट नहीं है, वो एक्सपर्ट सीए बैकग्राउंड का नहीं है, वो किसी और बैकग्राउंड का एक्सपर्ट है, इसको बोलते हैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ऐसे 620। ठीक है जी। अच्छा, और क्या किया था हमने? डेटर्स का हमने बीच में एक बार एग्जांपल लिया था, और मैंने कहा था कि कंपनी को ये इंश्योर करना है कि डेटर से जितना पैसा बकाया है एक्चुअल में उतना ही बकाया है या नहीं, जिसके लिए एक ऑप्शन ये था कि आप उस डेटर का जो लेजर अकाउंट है उसको चेक करो, देखो कि क्या इसको जितनी सेल हुई है एक्चुअल में उतनी ही सेल हुई है, क्या जितनी पेमेंट आई है वो पेमेंट चढ़ा दी है इन्होंने अकाउंट्स के अंदर, और फिर देख लो जी बैलेंस कितना आ रहा है। अगर बैलेंस वही आ रहा है जो बुक्स में लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। दूसरा तरीका क्या था? आप डेटर को फ़ोन कर लो, ज़्यादा लेटर लिख लो, फ़ोन नहीं, डेटर को लेटर लिख के भेज दो जी आप बताओ, लिखित में काम होता है ना, कि आपने रिलायंस को कितना पैसा देना है, उसने बोला जी 1000 करोड़ देने हैं, इन्होंने बुक्स में लिखा हुआ 800 करोड़ लेने हैं, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। कैसे इस गड़बड़ को डील करना है और कैसे वो कंफर्मेशन लेनी है, वो लेटर कैसे फ्रेम करना है, ठीक है, ये कौन से एसे में, इस एसे का नाम है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एसे नंबर 505। ठीक है, उसके बाद जब आप ऑडिट कंप्लीट कर लेते हो, सारी अपनी फाइनल रिपोर्ट देते हो, उसके बहुत सारे हैं, 700, 701, 705, 706, 720, बहुत सारे हैं। ठीक है, वो उन्हीं में करेंगे। आज हमने कौन कौन से करे? आज हमने एक तो पहले तो रिस्क असेसमेंट, आप ऑडिट करने जाओगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि कौन से आइटम में रिस्क ज़्यादा है, कौन से आइटम में रिस्क कम है, जैसे आप अपने एग्जाम में अपने सब्जेक्ट्स को लेकर करते हो। अब वो रिस्क को कैसे असेस करना है, इसके लिए ऐसे है रिस्क असेसमेंट, ऐसे 315। ठीक है, उसके बाद हमने मटेरियलिटी देखा कि भाई एक स्टूडेंट के लिए तो 1 नंबर भी मटेरियल है, किसी के लिए तो 40 नंबर भी मटेरियल नहीं है, किसी बिजनेस के लिए 10,000 बहुत मटेरियल अमाउंट है, और रिलायंस के लेवल पे 10,000 तो 1 रुपये जितना भी नहीं है। तो मटेरियलिटी भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है, और अलग अलग लोग अलग अलग
अमाउंट को अलग अलग मटेरियल, अलग अलग अमाउंट को मटेरियल समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी गाइड करने के लिए मटेरियलिटी से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है जिसका नंबर है 320। उसके बाद हमने अब लास्ट में 2 एसेस करे, अनदर ऑडिटर वाला ऐसे 600 और जॉइंट ऑडिटर वाला 299। अनदर ऑडिटर मतलब ब्रांच ऑडिटर, ठीक है। उस वो ब्रांच अपने आप में एक बिजनेस यूनिट है, उस ब्रांच का एक अलग बंदा ऑडिट कर रहा है, लेकिन उस ब्रांच की इंफॉर्मेशन ओवरऑल जो P&L और बैलेंस शीट बन रही है उसके अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो ये जो पूरे ओवरऑल लेवल पे जो ऑडिट कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो उसके काम को इस्तेमाल करे। अब उसके काम को वो आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फिर गलती हो गई तो जिम्मेदार ये रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको अपना दिमाग लगाना है कि मैं उसके काम को इस्तेमाल करूं या ना करूं। इसने उसके स्किल को चेक करना है, ये चेक करना है कि वो कितना अच्छा सीए है। अगर इसको तसल्ली है कि उसने ठीक से काम किया तो ये उसके काम को इस्तेमाल कर सकता है। अगर इसको तसल्ली नहीं है कि उसने ठीक से काम करा है तो फिर ये अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा, ठीक है। ये था अनदर ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर क्या होता है? जब बड़ी कंपनी होती है, बहुत सारा काम होता है, तो वो 2 अलग अलग ऑडिट फर्म्स को ऑडिट के लिए लगा देते हैं। एक फर्म मान लो एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ को चेक करती है, एक फर्म मान लो इनकम्स और एसेट्स को चेक करती है। इनके बीच में कभी कभार क्लैश हो सकता है, कोई सेम आइटम ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दिया कि एक्सपेंसेस चेक कर रहा था एक फर्म, उसने देखा कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंस है, उसके हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट गलत हुई है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको एसेट में दिखाना चाहिए। वो दूसरे सीए जो एसेट को चेक कर रहा है उसके पास गया, उसने बोला नहीं जी ये तो रेवेन्यू ही है, इसको एक्सपेंस में दिखाओ, मैं तो एसेट में नहीं दिखाने देता, मेरे हिसाब से तो रेवेन्यू होना चाहिए। आपस में हो गई लड़ाई, कैसे डील करे? ऐसे 299। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, मेरे लिए काफ़ी है भाई, मैं ही थक गया ठीक है। तो अब आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर से हम लोग अब प्रोसेस में थोड़ा सा ना ऑडिट करना सीखने शुरू करेंगे कि एक एक आइटम को हम उठाएंगे और एक आइटम को हम चेक करेंगे कि कैसे पूरा काम होता है ऑडिट का। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ूंगा ना, ये जो चीज़ें अभी 3 लेक्चर्स में बताई है ना, ये और ज़्यादा पक्की होती जाएगी, ये और ज़्यादा अच्छे से समझ, ये रिपीट होंगी बार बार। टेंशन मत लो, अगर किसी को कुछ भी, अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, जो भी क्वेश्चंस हैं, मुझे पहले तो मैसेज ही कर दो, मैं अभी समझा दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि भाई ये अभी बहुत ही इनिशियल लेवल पे डिस्कशन हुआ है, अभी जो आपको क्वेरी आ रही है वो कहीं ना कहीं आगे आकर रिजॉल्व हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगा। वो जब रिजॉल्व हो जाएगी आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारी दोबारा आएंगी अभी। पूरे भाई 4-4 5-5 पेज के पूरे स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग की वर्डिंग है, मटेरियलिटी पूरा लिखा हुआ है। जैसे एएस नहीं होते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं 4-4 5-5 पेज के, वैसे मटेरियलिटी का 3-4 पेज का है, अदर ऑडिटर्स का 3-4 पेज का है, जॉइंट ऑडिटर्स का 3-4 पेज का। उनको जब पढ़ेंगे ना, तो जो भी छोटे मोटे डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जब स्पेसिफिक घुसेंगे तो फिर उसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल बनाएंगे, उसका स्पेसिफिक एक टेबल बनाएंगे, उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका स्पेसिफिक चार्ट बनाएंगे, तो और ज़्यादा डिटेल में एक एक पॉइंट की क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तो मैं ओवरऑल मतलब बहुत हाई लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़ों को, थोड़ा और डिटेल में घुसेंगे, ठीक है जी। चलो जी, बाय बाय।